very good morning to all my dear friends. गुड मॉर्निंग प्लीज़, गुड मॉर्निंग बैठिए। देखिए पेज नंबर 54 तक आपने सारा कर लिया होगा ना, होमवर्क में था, चेक कर लो, कर लिया। पेज 54 तक किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, वो पहले करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बोलो, मैं पहले वो करवा देता हूँ। पेज नंबर 31 निकालिए प्लीज़ एक बार, पेज नंबर 31। हाँ जी, इस पर क्या कह रहे हो? हाँ देखिए पेज नंबर 31 ये कह रहे हैं पहले आईजीएसटी को ख़त्म नहीं किया, कर तो दिया, 120 था आईजीएसटी ख़त्म, 196 आउटपुट है, 120 इनपुट है, सारा ख़त्म। आईटीसी 120 है ना, पेज 31 कह रहे हो ना, क्यों भी आईजीएसटी ख़त्म हो गया ना, 120 है, ख़त्म हो गया, कहाँ बचा? हाँ जी रिया बताओ। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी ख़त्म कर दिया, फिर सीजीएसटी का सीजीएसटी से कर दिया, एसजीएसटी का एसजीएसटी। बच जाए तो ही तो करेंगे, बचा ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं। किसी को क्या दें, हमारे पास ही नहीं बचा, हमारे पास कुछ बचेगा तो किसी को देंगे। ठीक है, क्लियर। पेज 54 तक और बोलो। 16 16 पेज, पेज 37 पे भाई, इलस्ट्रेशन 16 बोलो। सेक्शन 54 तो मैंने बताया तो था सिलेबस में नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैंने बताया था सिलेबस में नहीं है, तू कह रहा समझ नहीं आया। भाई मैंने कहा नहीं था 52 तक सिलेबस में है, 1 to 52 तक सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन 54 का कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आ जाता है, तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है कि नहीं, बताइए। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का कभी रिफंड मिलता है कि नहीं? रिफंड एक ही केस में मिलता है। वेरी गुड। कौन सा केस? जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे तो। जब हम एक्सपोर्ट करते मिलता, बस यहाँ यही लिखा है कि रिफंड मिलता नहीं है, एक्सपोर्ट का रिफंड मिल जाएगा। एक्सपोर्ट में रिफंड मिल जाता है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेता हूँ यहाँ। एक्सेस क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, रिफंड कैन बी क्लेयर्ड एज 54। कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, रिफंड कब मिलेगा? जब 54 में लिखा। 54 में कब लिखा है? जब एक्सपोर्ट करेंगे। तो रिफंड का सारा मैटर सेक्शन 54 में दे रखा है। किस केस में रिफंड मिलेगा, कब मिलेगा? जब एक्सपोर्ट करेंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, हमारे सिलेबस में कहाँ तक सेक्शन है? 52 तक। पहले 50 तक थे, इस बार से 2 सेक्शन और जुड़ गए हैं, 51 52। तो पहले सिलेबस में नहीं थे 51 52, फिर भी हम थोड़े से डिस्कस कर लेते थे, थोड़ा सा इसका रेफरेंस आ जाता था। जो मैंने बताया था ना आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो 52 में है। तो डिस्कस हम पहले भी करते थे, अब सिलेबस में भी आ गया, इसलिए डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले 50 तक थे। एक्चुअली जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस था ना, ऐसे सेक्शन 51 में थोड़ा सा टीडीएस जीएसटी में भी होता है, और जैसे टीसीएस उसमें था, ऐसे 52 में थोड़ा टीसीएस इसमें भी होता है। टीडीएस एंड टीसीएस, जीएसटी का टीडीएस एंड टीसीएस, वो इनकम टैक्स का था, ठीक है, ऐसे नाम का है बस, जैसे उसमें था। टीडीएस के तो सारे सेक्शन थे, और 206 था टीसीएस का। 206 का पैरेलल ये रहा, उसमें 206 के कितने पार्ट थे? 206 1 A B C वगैरह वगैरह, इसमें एक ही है बस, ये इतना। 53 से ऑनवर्ड सिलेबस में नहीं है। अब थोड़ी 54 की बात कर लेते हैं। 54 की, 54 कह रहा है वैसे तो रिफंड मिलता नहीं, लेकिन कभी कभी हम दे देते हैं। कब देंगे? देखो, रॉ मटेरियल खरीदा 50 लाख का, इनपुट टैक्स दिया 5 लाख, फिर एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में हमने कहा था आउटपुट टैक्स नहीं आता, करेक्ट और नॉट? लास्ट क्लास में बात की थी। और एक्सपोर्ट वाली गुड्स को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड गुड्स। अगर जीएसटी नहीं है आउटपुट, तो हमें कहना चाहिए एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट वर्ड होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी कब मिलता है? जब दिया भी और लिया भी हो। तो गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्ट वाले को भी एग्जेम्प्ट, और मैंने एग्जाम्पल बुक का दिया था, याद करो, बुक का, इस पर जीएसटी लगता, ये भी एग्जेम्प्ट। तो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट वाले में मिलेगा, और दोनों को एग्जेम्प्ट बोल दो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा किस पे मिला किस पे नहीं।
तो उन्होंने क्या, ऐसे करो एक्सपोर्ट वाले का ना नाम थोड़ा बदलो, मीनिंग एग्जाम्प्ट ही आएगा, क्या कर दो इसका 0 रेटेड, कि आउटपुट ना होने के बाद भी हम आपको टेस्ट क्रेडिट दे देंगे। इन जनरल एग्जाम्प्ट होने पर टेस्ट क्रेडिट नहीं मिलता। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, एक्सपोर्टर कह रहा है मैं इसका क्या करूँगा, तुम रिफंड तो देते नहीं, मुझसे चलो तुम्हें रिफंड भी दे देंगे। बस सेक्शन 54 में लिखा है रिफंड भी, तो यहाँ लिखा है क्या रिफंड मिलेगा, और रिफंड अगर है तो 54 में मिल जाएगा। और 54 में रिफंड कब है, जब एक्सपोर्ट करेंगे, करेक्ट, डाउट देखिए। और जब रिफंड करेंगे तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो? जब रिफंड आएगा तो क्या इंटरेस्ट आएगा, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6% के रेट पे, कितने दिन के बाद, 60 डेज के बाद, 60 डेज तक नहीं मिलेगा, उसके बाद कौन से सेक्शन में, 56। तो ये 2 सेक्शन सिलेबस में ना होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत बात हम कर लेते हैं। पहले हम 51, 52 की बात करते थे, एक बीच में और सेक्शन है 36, 37 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करनी है, ऑडिट किसको करवाना है। इनकम टैक्स में कौन सा सेक्शन था, 44 AA बुक्स का और AB ऑडिट का, इसके ये सेक्शन है 36, 37 जो बुक्स और ऑडिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले सिलेबस में नहीं थे, अब इनको भी सिलेबस में डाल दिया। तो हम पहले भी इसकी बात करते थे, क्योंकि ये भी जरा सा पार्ट है, आधे घंटे का पार्ट है, आधे घंटे पार्ट, अभी ऑफिशियली सिलेबस में आ गई। तो जब मैं 1 to 52 कह रहा हूँ तो बीच में मैंने ये भी बताया था लगभग 10 सेक्शन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, बीच बीच में, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 सेक्शन है जो बीच बीच में सिलेबस में नहीं है। उनमें 36, 37 भी थे बीच में जो नहीं थे, अब है। तो इस बार से स्लाइट एडिशन हुआ है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये तो जस्ट एक क्लास भी नहीं लगेगी, करते हम पहले भी थे। एक छोटा सा पार्ट और ऐड हुआ है, प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो छोटा सा पार्ट है, वो एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लेगा, तो थोड़ा सा इस बार से ऐड भी हुआ है, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर होगी रिफंड वाली। रिफंड है सेक्शन 54 में, रिफंड इन जनरल मिलता नहीं है, रेयर केस में मिलता है। और रेयर केस कहाँ लिखे है, सेक्शन 54 में, सिलेबस में नहीं है, बात बीच बीच में होगी, ठीक है। और देखो यहाँ तक पहले डाउट, पेज नंबर 54 तक, फिर चलेंगे आगे। हाँ जी बोलो जी, डाउट, कोई डाउट नहीं ना? और देख लो, 5 मिनट लगा के जल्दी से पलट दो, सारे पूरे 54 पेज पलट दो जल्दी जल्दी, फटाफट देख लो। हाई प्लीज, अब डाउट बोलिए पेज 54 तक, फिर आगे स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। डाउट यहाँ तक किसी को, लिखिए अपना। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर निकालिए 55, और चैप्टर का नाम है TOS। TOS मतलब टाइम, किस चीज़ का, सप्लाई का, टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन है 2, 12 एंड 13। सेक्शन कौन से, 12, 13। एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स पर्टिकुलर डेट when a registered person shall have the liability to pay GST, but GST has to pay it in the subsequent month on the date applicable to such registered person. Time of supply of goods shall be earlier of the following dates, namely a date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required to issue the invoice with respect to the supply. If invoice is issued 28 July 22 and the goods are delivered on 31 July 22, payment received 10 August 22, TOS is 28 July 22, but if invoice is issued 1 August 22, इतना एक बार रफली रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो अब इसका मतलब ये है
कि वो कौन सा टाइम है जब हम कहेंगे आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई है। कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम मतलब जब हम सामान बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं तो उस प्रोसेस में कौन सा टाइम है जहाँ पे हम कहेंगे बस अब तुम फंस गए, अब तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा? क्या जब मैं सामान की डिलीवरी देता हूँ तब वो टाइम है, या जब मैं इनवॉइस इशू करता हूँ तब वो टाइम है, या जब मैं पेमेंट लेता हूँ तब वो टाइम है? तीनों में से कौन सी रेलिवेंट डेट है जब गवर्नमेंट के अब तो तुम फंस गए, अब तो तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा? तो जिस पर्टिकुलर डेट को हम कहते हैं कि तुम फंस गए उसका नाम क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। लिखा है टाइम, होना चाहिए डेट ऑफ सप्लाई। टाइम थोड़ा है कि जी 12:40 के ऊपर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, वो डेट होगी। 10 तारीख को लाइबिलिटी आई है, 12 को आई है, 15 को आई है। अब मैं गया एक दुकानदार पे, उसने मुझे सामान बेचा 7 अक्टूबर 23 को, इनवॉइस बना के दी 15 अक्टूबर 23 को, पेमेंट मैंने किया 25 अक्टूबर 23 को। तो बताइए कौन सी डेट आपको लगती है जिसमें गवर्नमेंट कहेगी जी ये टीओएस है? कितना समय लगता है? 7 तारीख जब सामान डिलीवर किया है। कितना समय लगता है 15 तारीख जब इनवॉइस बनाया है? कितना समय लगता है 25 तारीख जब पेमेंट आया? तो मतलब अगर गवर्नमेंट ना बताए तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सारे बच्चों ने किसी एक पर्टिकुलर डेट पे हाथ नहीं खड़ा किया। थोड़े से उन्हें उसमें, थोड़े इसमें, बाकी उन्हें हाथ ही नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा हमें क्या पता कब आई लायबिलिटी। तो इसका मतलब कन्फ्यूजन है, इससे गवर्नमेंट से लॉ क्लियर कर देते हैं। रेलिवेंट डेट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। असली डेट ये है, बुक्स के अंदर एंट्री आ जाएगी। बुक्स के अंदर एंट्री का मतलब है आपने कितना जीएसटी चार्ज किया वो भी आ जाएगा, वो तो इनवॉइस में लिखा होगा जीएसटी की तरह। उससे अगर आपने सामान बेच दिया तो उसमें तो फिर हमें पता नहीं लगेगा कितने का बेचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रेलिवेंट डेट तो ये है जब आपने इनवॉइस इशू किया। लेकिन जो इनवॉइस इशू करनी है वो टाइमली इशू करनी है आपको, क्योंकि आप तो इनवॉइस इशू ही नहीं करोगे तो हम टैक्स नहीं लेंगे। वो इनवॉइस आपकी डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स तक इशू हो जानी चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर आप उसके बाद करोगे तो करते रहना, हमें नहीं पता, हम वो डेट ले लेंगे जिस दिन आपने सामान दिया था। ठीक है, एक बार जरा दोबारा रीड करते हैं। देखो, टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स शैल बी अर्लियर द फॉलोइंग डेट, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। लेकिन इनवॉइस आपको इशू भी करनी है कब तक? जिस दिन सामान की डिलीवरी देते हो वहाँ तक कर देनी है। द लास्ट डेट ऑन विच रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, वो लास्ट डेट क्या होती है? जिस दिन सामान की सप्लाई दी है उस दिन तक इनवॉइस इशू कर दो, इनवॉइस की डेट लेंगे। और सामान की डिलीवरी दे के बैठे हुए, इनवॉइस इशू ही नहीं की, फिर छोड़ो इनवॉइस को, बस हमें नहीं पता, हम तो जिस दिन सामान दिया आप वही ले लेंगे। पेमेंट की कोई बात नहीं, आप लो ना लो वो आपकी मर्जी है। जरा एक बार दोबारा रीड कर। रेलिवेंट डेट कौन सी है? इनवॉइस की डेट। तो पर्सन कह रहा जाओ मैं इनवॉइस इशू ही नहीं करता, मैंने सामान भी बेच दिया, पैसे भी ले लिए, इनवॉइस दूंगा नहीं, तो क्या गवर्नमेंट से हम फिर टैक्स नहीं लेंगे आपसे? इसलिए हम तो इनवॉइस की डेट कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट भी आपको बता रहे हैं। कौन सी लास्ट डेट है? जिस दिन सामान सप्लाई किया है। अगर आपने उसके बाद इनवॉइस इशू की तो जिस दिन सामान सप्लाई किया वो ले लेंगे, और इनवॉइस पहले इशू कर दी मान लो 1 अक्टूबर को, तो फिर ये ले लेंगे। जरा दोबारा देख लो। पेमेंट की कोई बात नहीं, आए ना आए वो हमें नहीं पता, वो तुम जानो। देखिए दोबारा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया टाइम ऑफ सप्लाई, सारा प्रैक्टिकल है, एक क्लास का चैप्टर है। क्वेश्चन एग्जाम में इसका आता ही आता है, ना का मतलब ही नहीं। रियल लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, पता तो लगे लायबिलिटी कब आती है। सामान बेचने पे आती है, या इनवॉइस इशू करने पे आती है, या पैसा लेने पे आती है। 3 फैक्टर आएंगे। सर्विसेज में भी तीनों फैक्टर आएंगे, सर्विस रेंडर करना, इनवॉइस इशू करना और पेमेंट लेना, 3 फैक्टर है। तो कन्फ्यूजन ये रहती है 3 में से कौन सा रियल फैक्टर है जब गवर्नमेंट ये कहेगी आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई। तो वो फैक्टर दोनों के अंदर है डेट ऑफ इनवॉइस, लेकिन दोनों में एक कंडीशन दे रखी है इनवॉइस कब तक इशू करनी है। अगर वो डेट निकल गई तो हम इनवॉइस की डेट को छोड़ देंगे,
फिर हम आपसे क्या कहेंगे, जिस दिन सामान बेचा या जिस दिन सर्विस दी, सर्विस वाला पार्ट भी आगे आएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, दोनों में बैकग्राउंड सेम है। पेमेंट की बात गुड्स में नहीं करेंगे, सर्विस में हम पेमेंट की बात भी करेंगे। इसका रीजन क्या है, रीजन हम डिस्कस करेंगे। गुड्स में पेमेंट मिली नहीं मिली हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक सेलर है, उस सेलर ने सामान बेचा 31 अक्टूबर 23 को और इनवाइस इशू की 28 अक्टूबर 23 को, पेमेंट रिसीव की 4 नवंबर 23 को। बोलिए टीओएस कौन सा है? सामान डिलीवर किया 31 अक्टूबर को, इसमें डी लिख देता हूँ ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स। इनवॉइस इशू किया 28 अक्टूबर को, पेमेंट आया 4 नवंबर को। तो आपको बताना है टीओएस कौन सा है, कितना स्टूडेंट लगता है 28 अक्टूबर? गो से यस। असली बात क्या है? इनवॉइस, ठीक है। डिलीवरी देते रहना, आप पैसा लेते रहना, हमें नहीं पता। इनवॉइस आ गई, सारे पर्टिकुलर आ गए, रिकॉर्ड आ गया, सब कुछ आएगा, निकालो टैक्स। निकालो टैक्स नहीं, ये तो मैंने कहा था लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी आना अलग बात है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना अलग बात है। उनसे हमने कहा है लाइबिलिटी, हमने ये थोड़ा क्या पैसे दो। पैसे कब देना? जिस मंथ में लाइबिलिटी आएगी, अगले महीने की 20 तारीख। डिस्चार्ज करने की डेट ये रही, लाइबिलिटी शुड बी डिस्चार्ज। यानी पूरे महीने में जितनी भी सप्लाई के टीओएस आएंगे, उन सभी का इकट्ठा करके टैक्स 20 नवंबर को दे देना एक ही बार में। भाई सामान को एक ही सामान थोड़ा बेचेंगे, पूरा महीना बेच रहे हैं। तो करीब करीब 50 ट्रांजैक्शन थी जिनका टीओएस अक्टूबर में था, सबका टैक्स इकट्ठा करके कब देना है? 20 नवंबर को। इनकम टैक्स में टैक्स कब देना है? इनकम टैक्स में 4 इंस्टॉलमेंट तो एडवांस टैक्स की एस्टीमेट, फिर एक एक्चुअल। इसमें एडवांस टैक्स नहीं होता, सब एक्चुअल। वहाँ पे साल से पहले एक्चुअल पता ही नहीं लगता, इसमें हर दिन एक्चुअल पता लग जाएगा। मुझसे कोई आज पूछिए आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बताओ, आज तक तो मैं आज तक बता सकता हूँ। स्टूडेंट से कितना पेमेंट लिया, रिकॉर्ड में ये रहा। तो मुझसे इसमें एडवांस टैक्स क्यों? एडवांस टैक्स का कोई सिस्टम जीएसटी में नहीं होता, ये ध्यान रखना, सब एक्चुअल है। और एक्चुअल कितने इंटरवल के बाद? हर महीने 12 बार पेमेंट करना एक्चुअल। और जब एक्चुअल पेमेंट होता है तो रिटर्न साथ जाती है, तो रिटर्न कितनी जाएंगी? 12। रिटर्न का नंबर कौन सा है? GSTR 3B। GSTR 3B। इनकम टैक्स में रिटर्न का नंबर क्या है? BCD 3CD, वो तो ऑडिट रिपोर्ट होती है। इनकम टैक्स में होती है ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, इतने सारे हैं। इसलिए ICAI का सिलेबस ही हटा दो, इतने बच्चे कहाँ याद करेंगे? इसका ये, इसका ये, इसमें सबकी एक ही है, GSTR 3B। कंपनी, फॉर्म, AOP, BOI, कम, ज़्यादा, निल वगैरह वगैरह। 3B, GSTR 3B। 3B बताया था, वो एनुअल है। मैंने तो बहुत कुछ बताया था, वो एनुअल है, ये मंथली है। रिटर्न के अलावा एक स्टेटमेंट भी जाती है आउटवर्ड सप्लाई की, मैंने वो भी बताया था। कौन सी? आउटवर्ड सप्लाई की एक स्टेटमेंट हर महीने हर पर्सन को गवर्नमेंट को देनी है, मैंने वो भी बताया था। वो नंबर क्या है? GSTR 1। ये सब बाद में आएंगे रिटर्न के चैप्टर में, एडवांस इंट बाद में फिर डिस्कस करेंगे। देखो कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तो क्या मैं सर्विस बेच रहा हूँ? तो शुड आई से आई एम सेलिंग सर्विसेज या शुड आई से आई एम रेंडरिंग सर्विसेज? तो गवर्नमेंट से यहाँ तो वर्ड रेंडर ठीक रहेगा। व्हाट अबाउट गुड्स? आई एम रेंडरिंग गुड्स, आई एम सेलिंग गुड्स। तो सेलिंग ऑफ गुड्स पर भी GST है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस पर भी। तो एक्सपर्ट ने कहा नहीं, वी वांट सम कॉमन वर्ड जो इधर भी फिट हो जाए और इधर भी फिट हो जाए। एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, वो वर्ड है सप्लाई। तो GST के अंदर सेल वर्ड यूज़ नहीं होता, रेंडर वर्ड यूज़ नहीं होता, वर्ड यूज़ होता सप्लाई। कॉमन वर्ड, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज, आई एम सप्लाइंग गुड्स, फिर दोनों चल जाएंगे।
तो जो भी पर्सन गुड सप्लाई करेगा, सर्विस सप्लाई करेगा, उस पर्सन को जितनी उसने सप्लाई की है पूरे महीने में, उसकी डिटेल गवर्नमेंट को देनी है, और वो जाती है GSTR 1 स्टेटमेंट के अंदर। जैसे मैं आपको अब क्या कर रहा हूँ, हम सप्लाई सर्विसेज, ठीक है, सप्लाई की है सर्विसेज, तो बदले में आपसे पेमेंट लिया है, साथ में GST लिया है, तो उससे हमें बता दो इस महीने में कितने स्टूडेंट का एनरोलमेंट किया था, कितनी पेमेंट ली थी, कितना GST लिया था, आपकी ड्यूटी है बताना। तो GSTR 1 में जाएगा हर महीने का, अगले महीने की 11 तारीख तक। पेमेंट करना है 20 तारीख को, बताना है 11 तारीख को, जी आपने कितना GST लिया, टोटल 11 तारीख तक बता दो। तो उससे हमें पता लग गया तुम इतना दोगे, हमें दे देना 20 तारीख तक। नीचे गए आप ब्रेक में, कॉफ़ी पी और सामान सब लिया, तो उसकी ड्यूटी है हर महीने बताना टोटल कितने की कॉफ़ी बेची, कितना ये सामान बेचा, कितना वो सामान बेचा, कितना GST लिया, GSTR 1। आगे रिटर्न के चैप्टर में आएगा, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, एक बार अब बताऊँगा, एक बार तब बताऊँगा, तब बताऊँगा, क्योंकि GST में ना जल्दी से याद नहीं होता, इसमें 6-6 बार बोलना पड़ेगा और 6-6 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो ये दिमाग में सेट नहीं। यही देख लेना, मैं 2-3 क्लास के बाद फिर पूछूंगा, आधे बच्चे जवाब नहीं देंगे, जबकि मैं इतना स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, इतना स्लो चल रहा हूँ, देख रहे हो आप मैं कितना स्लो, लेकिन मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ आपको। तो GSTR 1 क्या है, नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। रिटर्न नहीं बोलते इसको, रिटर्न में सब कुछ होता है, इसमें एक एस्पेक्ट है, रिटर्न मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो GSTR 1, ठीक है, और जो रिटर्न जाएगी वो कौन सी है, GSTR 3B, ये वाली, इसमें सब कुछ होता है, कंप्लीट डिटेल हर महीने जाएगी, अगले महीने की कौन सा तारीख तक 20 तारीख तक, और GSTR 1 अगले महीने की 11 तारीख तक, करेक्ट। तो अब देखिए 28 तारीख क्या आया था, TOS, टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन टैक्स कब तक देना है, अगले महीने की 20 तारीख तक। ये दो बातें अलग अलग हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेट ऑन विच यू हैव द लायबिलिटी, व्हाट इज द डेट बाय विच द लायबिलिटी शुड बी डिस्चार्ज, दोनों बातें अलग अलग है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें दोनों पार्ट आएंगे, फाइंड आउट TOS एंड ऑल्सो डिसाइड द डेट अप टू विच दैट पेमेंट शुड बी मेड, तो वो ये बताना फिर ये बताना, दोनों इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। अब इनवॉइस कब तक इशू करनी है, सामान की डिलीवरी जब दोगे तब तक, या उससे पहले कर दो, उसके बाद नहीं, उसके बाद करोगे तो फिर TOS क्या बन जाएगा, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। मान लो इनवॉइस मैंने यहाँ नहीं दी, डिलीवरी दे दी, तो उससे तुम तो इनवॉइस दोगे ही नहीं, तो फिर हम टैक्स लेंगे ही नहीं तुमसे, तुमने क्या समझा है। अगर तुम इसके बाद इनवॉइस दोगे, फिर हमें नहीं पता, रहने दो 4 नवंबर, तो फिर हमें नहीं पता, फिर तो हम इसको TOS बना देंगे। पेमेंट की कोई बात नहीं, पेमेंट लो ना लो, पहले लो बाद में लो, ठीक है, इतनी सी बात है। इतना एक बार रीड कर लो, फिर मैं और रीड कराता हूँ। इसका प्रैक्टिकल हमेशा एग्जाम में आता है, TOS का, एक बार रीड कर दी। एक बात और बताता हूँ, सारी दुनिया में अकाउंटिंग के 2 प्रिंसिपल हैं, या तो ड्यू बेस या रिसिप्ट बेस, पेमेंट बेस, आपको पता है, मर्केंटाइल या कैश। तो इसमें उनको ये कहना चाहिए था कि भी GST में ड्यू बेस चलेगा, जब आपकी पेमेंट ड्यू होगी तो लायबिलिटी आ गई, या जब आपने पेमेंट रिसीव कर लायबिलिटी, ये होना चाहिए था। GST के अंदर सारी दुनिया के प्रिंसिपल को तोड़ दिया और अपना नया सिस्टम लेके आए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड TOS। गौर से हम ये देखेंगे हमारा फ़ायदा किस में है, जहाँ हमारा फ़ायदा वही सिस्टम है। तो यहाँ पर बेसिकली रियल सेंस में समझें तो ड्यू बेस और पेमेंट बेस का सिस्टम होना चाहिए। इनकम टैक्स में अगर सामान बेचे तो इनकम टैक्स लायबिलिटी कब आती है, ये सामान मैंने बेचा, GST लायबिलिटी आ रही है, इनकम टैक्स लायबिलिटी तो आ रही होगी जितनी मेरी इनकम है, या नहीं। तो उसमें क्या सिस्टम रहेगा, सेक्शन 145 आपकी बुक्स बताओ, मर्केंटाइल बेस, जब पेमेंट ड्यू हो गया, जैसे पेमेंट ड्यू हो जाएगा लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। और अगर कैश बेस है, जब पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट ड्यू या पेमेंट रिसीव।
तो इनकम टैक्स में सिस्टम ये है, लेकिन जीएसटी का अपना ही नया स्टाइल है, TOS। तो ये आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा इनका क्या सिस्टम है। नॉर्मल जबकि वही बंदा जैसे जीएसटी लाइबिलिटी भी निकालेगा, इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी निकालेगा, वो अलग हिसाब से निकालेगा, अलग हिसाब से निकालेगा। अब देखो रीड, अब देखो इसमें थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है। थोड़ा सा पार्ट क्या मिसिंग है, वो ये लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई गुड सेल अर्ली फॉलोइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लाई, ये तो ठीक हो गया, और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। कब तक इनवॉइस इशू करनी होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स तक। लेकिन ये बात लिखी कहाँ है, तो मैं बोल रहा हूँ लिखी है इसमें कहीं, ये बात जीएसटी के सेक्शन 31 में लिखी है। यानी इसके साथ साथ थोड़ा सा हम 31 भी रीड कर ले तो अच्छा रहेगा। इसमें लिखा लास्ट डेट तक है, ये नहीं बताया लास्ट डेट क्या होती है, वो मैं बोल रहा हूँ बीच में। तो मैं ज़रा आपको सेक्शन 31 से वो भी रीड करवा दूँ, जहाँ लिखा हुआ है कि एक पर्सन को जीएसटी में इनवॉइस मैक्सिमम कब तक इशू करनी होती है। वहाँ तक इशू नहीं करेंगे उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, उसे बाकायदा गवर्नमेंट से हम आपको पनिश करेंगे, आपने क्यों नहीं इनवॉइस इशू की, वहाँ तक आपको करनी है। तो वो भी सिलेबस का पार्ट है, वो मैं बीच में से थोड़ा सा आपको वहाँ से रीड कराता हूँ। पेज नंबर निकाल लीजिएगा 250। क्वेश्चन नंबर 1, 250 पेज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ लाइव गुड्स। यहाँ लिखा है कि टैक्स इनवॉइस सप्लाई गुड्स में कब तक इशू करनी है। सेक्शन 31 ब्रैकेट 1, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम, या तो आप डिलीवरी से पहले इशू कर दो, या चलो डिलीवरी के टाइम पे इशू कर दो, बाद में नहीं करनी, बिफोर और एट द टाइम। एट द टाइम किसका, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस, इशू a tax invoice. If goods are delivered on 10th July 22, invoice should be issued maximum to 10th July 22. If the goods are to be delivered at some other place and goods are removed from the place of business on 10th August and delivered at destination on 28th August 22, invoice should be issued maximum to 10th August 22. देखो इस बात को, शॉप है एक पर्सन की, सेलर है, बायर सामने खड़ा हुआ है, उसको डिलीवरी दे दी सामान की 10th जुलाई 23 को, यहाँ तक इनवॉइस बन जानी चाहिए जब आप सामान डिलीवर करेंगे। बायर है हरियाणा में, सेलर है दिल्ली में, सामान यहाँ से निकला 10 जुलाई को, उसके पास पहुँचा 18 जुलाई को। तो उससे अगर बायर कहीं दूर है तो उसको कब मिला उससे मतलब नहीं है, आपकी दुकान से कब निकला यहाँ तक इनवॉइस बन जानी चाहिए। और अगर बायर सामने है तो जब आप डिलीवरी दे रहे हो उससे पहले बन जानी चाहिए। और बायर कहीं और है, ऑर्डर दिया मुझे हरियाणा से, सामान में डिस्पैच कर रहा हूँ, तो जब अब मेरी दुकान से सामान निकलेगा तब तक इनवॉइस बन जानी चाहिए। तीसरा केस, जो बायर है वो कह रहा है फर्नीचर ख़रीदना था, बना के दो मुझे मेरे लिए स्पेशल। तो हमने कहा भी 10 जुलाई को बना देंगे, 15 दिन लगेंगे। 25 जुलाई को फर्नीचर तैयार कर दिया, बना के हमने कहा जी ये लीजिएगा, रेडी कर दिया आपके लिए, तो यहाँ तक इनवॉइस बन जानी चाहिए व्हेन यू आर ऑफरिंग इट टू दैट पर्सन। तो 3 केस होते हैं, 90% तो यही केस होता है, इसी की बात करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर तीनों केस डिस्कस करने, इसमें तीनों लिखे हुए, आप रीड करके देखो, तीनों पार्ट है ये इसके अंदर, देख लो। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट विद सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर बायर कहीं और है तुम कहीं और हो तो जिस दिन आपकी फैक्ट्री से दुकान से सामान निकलेगा रिमूवल होगा गुड्स का। और अगर कस्टमर आपके सामने है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, और अगर कस्टमर ने कहा है ऑर्डर दिया बना के दो तो मेकिंग अवेलेबल देयर टू द रिसिपिएंट, जब आप बना के रिसिपिएंट को रेडी कर दोगे उसके लिए तो उससे पहले इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, यानी वहाँ तक मैक्सिमम। एग्जाम्पल देखो, गुड्स डिलीवर किया 10 जुलाई को, इनवॉइस 10 जुलाई तक इशू हो जानी चाहिए। और अगर कहीं और भेजनी थी, इफ गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड सम अदर प्लेस, गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारी फैक्ट्री से निकली है 10 अगस्त को एंड डिलीवर एट द डेस्टिनेशन, उसको मिली 28 अगस्त को, तो इनवॉइस कब तक बन जानी चाहिए, 10 अगस्त तक।
तो ये चैप्टर अलग है, वो चैप्टर अलग है, लेकिन इसकी थोड़ी सी बात वहाँ है, इसलिए हमने बीच में से एक पार्ट ये कर लिया। अब इसको रीड करके देखिए, क्वेश्चन ये अलग बनेगा, वो अलग बनेगा। कोई पूछे कि आपको इनवॉइस डिलीवरी ऑफ गुड्स में कब तक इशू करनी है, तो ये क्वेश्चन है। कोई TOS पूछे तो वो क्वेश्चन है, लेकिन लिंकेज है थोड़ा सा दोनों का। रीड करके देख लो या तो डाउट देख लो। डाउट देखिए, फिर मैं एक सिचुएशन लिखूंगा, मुझे आंसर बताना। किसको डाउट है बोलिए, फिर मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ, मुझे आंसर बताना। हाँ जी बोलो जी। सप्लाई टोटल। तो सर आपने अपना एग्जांपल ले लिया, आपको ही बताना पड़ता है, लेकिन सर आपने पेमेंट तो हमसे एक ही बार में ले ली, तो आप हर महीने कैसे बताते, क्या एवरेज लेते हो? नहीं नहीं, इस महीने जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उनका बताऊंगा, अगले महीने जिन्होंने और एडमिशन लिया उनका बताऊँ, तुम्हारा ही थोड़ा बताता रहूँगा पूरा साल में। भाई इस साल इस महीने 10 बच्चों ने एडमिशन लिया, अगले महीने 15 ने लिया, इस महीने 10 का बताऊँगा, अगले महीने 15 का बताऊँगा, अगले महीने किसी ने एडमिशन नहीं लिया नहीं बताऊँगा, फिर 200 ने एडमिशन ले लिया 200 का बताऊँगा। जिसका एक बार बता दिया बात खत्म, उसकी बात खत्म होगी। जैसे इसमें इनवाइस इशू की बात करी है, उसमें सर्विसेज में भी है, अभी डिटेल में बात करेंगे। तो इनवाइस इशू की वो TOS बना, बता दिया, बात खत्म होगी। उसके बाद पेमेंट आ रही है गुड्स की, आती रहे, नहीं आई ना आई गुड्स से हमें मत बताओ। आपने इनवाइस इशू कर दी गुड्स की, और आपने 10 लाख का सामान बेचने की इनवाइस इशू कर दी, उसने दिया तुम्हें 2 लाख रुपया, तो हमें 10 लाख बताओ। अगले महीने 2 लाख दिया, मत बताओ। अगले महीने 4 लाख, मत बताओ, हमने तो ले लिया पूरा टैक्स। ये सिस्टम रहेगा। वो तो जितनी जितनी नई सप्लाई होगी वो बताना है, जो एक बार बता दिया बात खत्म। हाँ जी जयंत, इसके केस में पूछ रहा है। इंसॉल्वेंट हो जाता है, हमने 10 लाख का सामान बेचा, अगले महीने हमारे 10 लाख की लायबिलिटी आ गई, वरना एक साल बाद अगर हमें पेमेंट मिले, 5-6 महीने बाद पेमेंट मिले, तो उसके केस में हमारी करंट पे टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी सबसे। तो किसने कहा था तुम्हें इनवाइस इशू करने को? कौन से हमने कहा था? सोच समझ के इशू करते। तुम्हारा गलती है कि गवर्नमेंट की गलती है? देखो जयंत की दुकान मैं गया, 10 लाख का सामान दे दिया, इन्होंने कहा सर ले जाओ, क्या बात है 10 लाख का। 10 लाख का इन्वाइस इशू किया, 2 लाख का GST। कौन सी डेट डाल दूं? 10 जुलाई 23। अब बताओ इनको टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कौन सी डेट को देंगे ये? 20 अगस्त को। ठीक है, मैंने पेमेंट दिया ही नहीं साल भर, तो ये कह रहे हैं ऐसे मैं तो फंस गया। तो गलती तुम्हारी है या गवर्नमेंट की है? नहीं, वो तो आपस की बात है ना, मेरी तुम्हारी आपस की बात है। मैंने कहा था 1 महीने बाद मैं नहीं दे रहा, तो कौन से, तो तुम्हारी आपस की बात है ना, हम बीच में थोड़ा है। आपने इनवाइस इशू कर दिया, हमें टैक्स दे दो। मैं इसके आगे भी एक स्टेप और बताता हूँ, ये बैड डेट बन गया। बैड डेट का एडजस्टमेंट पूरे अकाउंटेंसी के अंदर है, GST के अंदर बैड डेट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वो बैड डेट का हमें नहीं पता, अपने आप लड़ते रहो। बैड डेट का एडजस्टमेंट नहीं है। तुम 1 साल लेट की बात कह रहा है, मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए गए तो भी GST गवर्नमेंट को देना चाहिए। बैड डेट का एडजस्टमेंट होना चाहिए कि अगर बैड डेट बन गया तो हम आपको रिफंड करेंगे, जो आपने GST टैक्स दिया था उसे हम नहीं करेंगे रिफंड। पूरे GST में बैड डेट की कोई कहानी नहीं है। सोच समझ के इनवाइस इशू करना, मत दो सामान, मत करो इनवाइस। जब मैं आऊँ तुम्हारी दुकान पे कहना सर देखो टीचर और स्टूडेंट रिलेशन अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, पैसे रख दो यहाँ, उसके बाद सामान को हाथ लगाना। रियल बिजनेस वही होता है, जो उधार बिजनेस करेगा डूब जाएगा। ज़्यादातर दुकानों पे लिखा नहीं होता उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, लिखा होता ना, उधार पहले नगद कल उधार, और उधार प्रेम की कैंची है, ऐसे ऐसे लिखा होता है। तो उधार कभी नहीं बेचना चाहिए। अब मान लो जयंत आए मेरे पास कि सर मुझे CA इंटर की कोचिंग लेनी है और मैं CA बनने के बाद आपकी फ़ीस दे दूंगा, CA बनने के बाद आपकी फ़ीस दे दूंगा। ये गलती हम कभी नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया सब ठीक है, फीस हमारी रख दो। तो एनीवे मतलब जो करेगा अपने रिस्क पे करेगा। इवन बैड डेट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है GST में, जो ये क्वेश्चन आता है क्लास में, बैड डेट वाला तो आता है, वो बाद में आएगा, मैंने पहले बता दिया। और पूछो डाउट? हाँ
क्या चीज़? जो हमने अभी जीएसटी 3 भी फाइल कर रहे हैं उसमें पहले से फिल होता है कि हमने इस दिन डिस्पैच किया, इस दिन हमने इनवॉइस इशू किया, क्योंकि उसमें तो हम ही डालेंगे ना डिटेल्स। देखो ये कह रहे हैं जब GSTR 3 भी भरेंगे तो हम उसमें लिखेंगे किस दिन डिस्पैच किया, किस दिन इनवॉइस इशू किया। याद करो इनकम टैक्स की रिटर्न, कुछ नहीं करना, लास्ट फिगर लिखनी है। आया इनकम टैक्स में ध्यान? इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको बात को अच्छे से समझो। इसमें भी सारा इनकम टैक्स के ऊपर बेस्ड है ये। रिटर्न कभी फुल डिटेल नहीं मांगती, रिटर्न क्या मांगती है? लास्ट फिगर। और जब स्क्रूटनी में आएगा तो सब कुछ मांगते हैं। और वैसे भी ये आउटपुट सप्लाई GSTR 1 में जाएगी, 3B में नहीं जाएगी। कैसे जाती है मैं बताता हूँ आपको। GSTR 1 इसकी 13 टेबल है, 13 कॉलम है। वो कह रहे हैं जो आपने सप्लाई किया है हमें ये बता दो कि आपने इस मंथ में कितना सप्लाई किया है। जून का महीना मान लो, टोटल आपने कितना सप्लाई किया। हम ये नहीं कह रहे आपने सामान कब बेचा, इनवॉइस की डेट क्या थी, पैसा हमें नहीं पता वो। तुम हमें ये बता दो कि टोटल आपका TOS इस मंथ का कितना है। कोई डिटेल नहीं चाहिए हमें, वो पकड़ने पर पूछेंगे हम आपसे। आपको टोटल बतानी है। टोटल सप्लाई मैंने बता दी, उसके ऊपर टैक्स बना 50 लाख, ये मैंने बता दिया। तो GST पोर्टल के ऊपर मेरा एक लेजर बना होगा, लाइबिलिटी लेजर। उस लाइबिलिटी लेजर में इसकी एंट्री हो जाएगी 50 लाख की, यानी आपकी लाइबिलिटी इतनी है। यानी जून महीने का मैं 11 जुलाई 23 को रिपोर्ट कर दूंगा GSTR 1 में कि जी मैंने टोटल सप्लाई इतनी की, टोटल फिगर होगी। उस पर टोटल टैक्स ये रहा, ये कहलाएगी आउटपुट सप्लाई एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब जिनसे मैंने सामान खरीदा उन सब ने भी तो GSTR 1 भरी होगी। उनकी GSTR 1 के अंदर अगर मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ तो मेरा स्पेसिफिक नाम आएगा, अनरजिस्टर्ड है तो टोटल करके आएगा, रजिस्टर्ड है तो एक एक का आएगा। रजिस्टर्ड डीलर हूँ तो मैं, रजिस्टर्ड डीलर को टेस्टेड मिलता है तो वहाँ से वो उठा लेंगे जो मैंने सामान खरीदा, मेरा टेस्टेड कितना है। मान लो 6 लाख का, तो मेरे क्रेडिट लेजर के अंदर ये एंट्री कर देंगे 6 लाख तुमने गवर्नमेंट से लेना है। अब आएगी 20 तारीख GSTR 3B, तो मैं लिखूँगा आउटपुट टैक्स 50 लाख, ITC 6 लाख, नेट टैक्स 44, इसका पेमेंट कर दूंगा। GSTR 3B सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आती है, कंसोलिडेटेड 3 इन्फॉर्मेशन। इस मंथ की टोटल लायबिलिटी बताओ, इस मंथ का टोटल ITC बताओ, इस मंथ का टोटल पेबल बताओ। ये मैं पेमेंट करूँगा, कैश लेजर में आ जाएगा। आई थिंक मैंने शायद आपको 3 लेजर ये पहले बताए थे, लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। बताए थे कि नहीं? नहीं बताए, दोबारा सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ये भी आगे चैप्टर है, पेमेंट ऑफ GST का एडवांस में बता रहा हूँ। जो एडवांस में बता रहा हूँ तो मान के चलना पूरा चैप्टर आएगा तो कितना कुछ और होगा। ये एक बार में स्टार्टिंग में आपको पूरे GST का आइडिया मिल जाएगा, क्या सिस्टम है, GST कैसे काम करता है। देखो कैसे काम करता है। GST पोर्टल बताया था मैंने, पोर्टल, ठीक है। तो सारा काम किस पे होता है? GST पोर्टल पे। मेरी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करके गुड्स में या 20 लाख क्रॉस करके सर्विसेज में, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। करेक्ट, ये बात तो बताई थी ना। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ID पासवर्ड मुझे वो अलॉट कर देंगे, ये आपका ID पासवर्ड है, आपको जब भी कोई काम करना है तो यहाँ आप कर सकते हो। तो मैंने पहले महीना ले लो मेरा जून 23, इस पूरा महीना मैंने काम किया। काम करने के बाद मुझे GSTR 1 भरनी है, तो मैं इस पोर्टल पे जाऊँगा, यूज़र पासवर्ड ID यूज़ करूँगा, उसके बाद डिमांड करूँगा GSTR 1, तो ये ब्लैंक स्टेटमेंट वहाँ पे अपीयर हो जाएगी, ब्लैंक स्टेटमेंट GST पोर्टल पर। इसमें अपने पर्टिकुलर भरूँगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वैसे वो सब भर के आता है। ID पासवर्ड यूज़ करते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन वो भर देंगे, मेरे बारे में सब भर देंगे। वो कहेंगे बाकी बताओ तुम इस महीने में सप्लाई कितनी की है, वो बताओ, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। अब मैंने बता दिया सप्लाई, जी मैंने पूरे महीने में 100 लाख की सप्लाई की, 20% के रेट पे 20 लाख का GST लिया है। ये स्टेटमेंट मैं भरने के बाद क्लिक करूँगा, सेंड हो जाएगी। इसका कंफर्मेशन मेरी मेल के ऊपर आ जाएगा, GSTR फाइल्ड सक्सेसफुली, और ये कंफर्मेशन वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा मेरे 3 लेजर, हर पर्सन के 3 लेजर वहाँ बने हुए हैं। 1 इज़ कॉल्ड लायबिलिटी लेजर, 1 इज़ कॉल्ड क्रेडिट लेजर, 1 इज़ कॉल्ड कैश लेजर। अकाउंट खुले हुए हैं वहाँ किसी के, उसे आपने अपनी बुक्स में खोलना खोल लो, आपके परमानेंट अकाउंट यहाँ रहेंगे। 3 ही अकाउंट है, 3 अकाउंट से वो होगी। ये 20 लाख की रिटर्न जब मैंने भरी है 11 जुलाई को, भरने के तुरंत बाद मैं चेक करूँगा तो यहाँ लिखा होगा 11 लाख, ये लायबिलिटी दिखा देगा, आपकी लायबिलिटी ये रही 11 लाख, ठीक है। अब मैंने सामान खरीदा, जिन्होंने मुझे सामान बेचा उनकी ये क्या मानी जाएगी? आउटवर्ड सप्लाई। मेरी क्या है? इनवर्ड है, उनकी क्या आउटवर्ड है। तो उस आउटवर्ड सप्लाई के अंदर मेरा नाम आ रहा होगा,
जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसका एक एक का पर्टिकुलर भरना होता है, अनरजिस्टर्ड का इकट्ठा करके भरना होता है। जैसे मान लो ये 100 लाख की सप्लाई है, 2 लाख मैंने रजिस्टर्ड को भेजा है तो मैं अलग करूँगा, 98 लाख अलग दिखाऊंगा, 2 लाख अलग दिखाऊंगा, उस रजिस्टर्ड डीलर के पूरे पर्टिकुलर दिखाऊंगा कि ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको मैंने सामान बेचा है, और गवर्नमेंट उस रजिस्टर्ड डीलर के अकाउंट में जो उसका टैक्स क्रेडिट बनता है वो टैक्स क्रेडिट की एंट्री कर देगी कि आपका टैक्स क्रेडिट 2 लाख बनता है। देखो कैसे, मैं ये बिल्डिंग रेंट पे है, ठीक है, मान लो इसका रेंट है 3 लाख, रेंट तो 2.5 लाख है, राउंड फिगर ले ली मैंने 3 लाख, तो 3 लाख का उन्होंने रेंट लिया, 18% का जीएसटी है, 54,000 रुपया, तो उन्होंने मुझे इनवाइस दी 3 लाख प्लस 54, ठीक है। उस इनवाइस के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, सेलर एंड बायर दोनों का लिखा हुआ है। अब ये पेमेंट देने के बाद वो अपना GSTR 1 भरेंगे, GSTR 1 में दिखाएंगे आउटवर्ड लायबिलिटी 54,000, रेंट 3 लाख, किसको दी, किससे पैसा लिया तुमने, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे, और मेरे क्रेडिट लेजर के अंदर GST डिपार्टमेंट 54,000 की फिगर दिखा देगा, ये आपका टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। तो ऐसे जितने लोगों से पूरे महीने में सामान लिया है, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, वो सभी जो है GST पोर्टल को रिपोर्ट करेंगे, इस बंदे को हमने सामान बेचा था या सर्विस दी थी, इससे इतना टैक्स लिया था, सारा मेरा टैक्स क्रेडिट के अंदर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ये कब आता है? 14 तारीख को, अगले महीने की 14 तारीख को आ जाएगा। ये 11 जुलाई तक सबको GSTR 1 भरना है और 14 जुलाई तक सबके अकाउंट में ही आ जाएगा, पूरे इंडिया के लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। गवर्नमेंट से जब ये बात क्लियर है, 11 लाख में से 54,000 माइनस करके पैसा निकालो। अब आप 20 तारीख लास्ट डेट है, पहले देना चाहो पहले दे दो। तो जैसे मैं पेमेंट करूँगा तो मेरे कैश लेजर के अंदर ही एंट्री आ जाएगी। मैं राउंड फिगर कर देता हूँ, इसको मान लो 2 लाख, तो मुझे पे करना पड़ेगा 9 लाख कैश लेजर, मैंने कैश पेमेंट किया। अब आप मुझे बताओ, लाइबिलिटी के अंदर, लाइबिलिटी लेजर में बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? लाइबिलिटी में क्रेडिट होता है ना, इसमें डेबिट है। डेबिट इसलिए ये मेरा अकाउंट उनकी बुक्स में है, उनका एसेट है, लाइबिलिटी मेरी है। मैं अकाउंट खोलूँगा GST के नाम से तो मेरे में आएगी क्रेडिट बैलेंस, मेरी लाइबिलिटी है, उनका तो एसेट है, तो इसमें कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। करेक्ट और नॉट? उनका एसेट है, उन्होंने मुझसे लेना है, मेरा अकाउंट उन्होंने अपनी बुक्स में खोल रखा है, जैसे बैंक का अकाउंट अपनी बुक्स में, बैंक रिकन्सिलिएशन। करेक्ट और नॉट? अब ये क्रेडिट, ये मेरा एसेट है, उनकी लाइबिलिटी है, इसमें क्या आएगा? बैलेंस क्रेडिट। कैश मैंने दिया है, मेरा तो एसेट है, उनकी लाइबिलिटी है। करेक्ट? तो जब ये पेमेंट आ जाएगा तो एंट्री पास करेंगे, डेबिट 9 लाख, डेबिट 2 लाख, क्रेडिट 11 लाख, और तीनों नील नील नील, हर महीने तीनों लेजर नील हो जाएंगे। लेजर है ना, ये एंट्री पास होगी, बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। हर पर्सन का ये 3 लेजर 21 तारीख को नील होने चाहिए। नील कब नहीं होंगे? मैं ये पेमेंट ना करूँ, नील नहीं होंगे, शो करता रहेगा, पेमेंट नहीं आएगी आपकी। जब पेमेंट दूंगा 18% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, ऑटोमेटिकली मुझे नहीं करना, मेरे लाइबिलिटी लेजर के अंदर आ जाएगा। मैं 24 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, 4 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, इसमें जैसे मैं पेमेंट करने के लिए विंडो ओपन करूँगा, इमीडिएटली वो कैलकुलेट करके दे देंगे कि अब आई वांट टू, मैं PMT 06 चलान फॉर्म डिमांड करूँगा, 4 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वहाँ दिखा देंगे, इसको जोड़ के पेमेंट कर दो। ऑटोमेटिक सारा ही है, और ये रिकॉर्ड परमानेंट है। मैं अपनी बुक्स बनाऊँ ना बनाऊँ, इसके अंदर है। 1 जुलाई 17 से मैं अभी अपना ID पासवर्ड डालूंगा, आ जाएगा सारा रिकॉर्ड, कंप्लीट अवेलेबल है, परमानेंट रिकॉर्ड है, डिलीट कभी नहीं होगा। ये पेमेंट ऑफ GST का पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में मेनली यही है जो मैंने बता दिया। और ये रिटर्न का चैप्टर है, ये भी मैंने टू गुड एक्सटेंड कवर कर दिया। तो अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर आएगा रिटर्न का चैप्टर, रिटर्न में, उसके बाद आएगा पेमेंट का चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर लगभग इकट्ठे ही कवर हो जाएंगे। सर ये भी अगर हमारे सप्लायर्स ने अगर जैसे पे नहीं किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो पहले तो इसमें देखो डाउट, जयंत का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, हटके मैं भी बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये सारा हट जाए दिमाग से। पहले इसको माइंड में सेट कर लो। इसमें देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कितने लेजर होते हैं? 3। हर पर्सन जो GST में रजिस्टर्ड है, उस हर पर्सन के 3 लेजर GST पोर्टल पे हैं, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। लाइबिलिटी लेजर में एंट्री कहाँ से आएगी?
बताओ खुशी, कौन सी स्टेटमेंट से एंट्री आती है लायबिलिटी लेजर में? अभी तो मैंने बोला है, क्योंकि ये याद ऐसी होगा, मैं 3-4 बार बता के फिर इंडिविजुअली बच्चों से पूछना शुरू करता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है जो लायबिलिटी लेजर है जीएसटी पोर्टल पर, उसमें जीएसटी पोर्टल एंट्री करती है किस बेस पे, कहाँ से उन्हें पता लगता है कि इसकी लायबिलिटी इतनी है? दैट इज GSTR 1। कौन बताता है? हम खुद। यानी पूरे इंडिया में हर बंदे को अपनी लायबिलिटी उनको बतानी है। किसके थ्रू बतानी है? GSTR 1। कैसे बतानी है? अगर सप्लाई किया रजिस्टर्ड डीलर को तो एक एक बताना है, एक एक इनवॉइस की डिटेल अपलोड करनी है, एक एक इनवॉइस। और अनरजिस्टर्ड है तो इकट्ठा कर लो। जैसे अब हमने आपको सप्लाई दिया, आप सारे अनरजिस्टर्ड हो तो हमें एक एक स्टूडेंट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हम कभी सप्लाई टू कंज्यूमर, उसको B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। तो मैं लिखूंगा B2C टोटल करके, और B2B बोलते हैं रजिस्टर्ड डीलर को। इसमें एक एक इनवॉइस बतानी पड़ेगी, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का अमाउंट, इनवॉइस का GST, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि इनको टेस्टेड मिलना है, इनके सब के अकाउंट के अंदर क्रेडिट लेजर के अंदर एंट्री करनी है। जिन्होंने मुझसे रेंट चार्ज किया है वो GST में रजिस्टर्ड है, इनवॉइस मेरे पास आती है, उनका नंबर लिखा है, मेरा नंबर लिखा है, हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद वो अपने GSTR 1 में रिपोर्ट करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ जाएगा, वहाँ से GST पोर्टल हमारा नंबर देख के क्रेडिट लेजर के अंदर एंट्री कर देगी कि जी इतना आपका क्रेडिट है, ले लो। ठीक है। अब इसमें जयंत का क्वेश्चन मैं बीच में जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जयंत का क्वेश्चन पहले जोड़ देता हूँ। ये कह रहे हैं मान लो वो जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो टैक्स का पेमेंट ना करे, GST का पेमेंट ना करे, ये कह रहे थे ना, तो क्या मुझे टेस्टेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उससे पहले हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या उसके अगेंस्ट एक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या उसकी हिम्मत ऐसा कर लेगा? ठीक है, तो पहली बात तो ये बात करें, देखो इन जनरल किसी की हिम्मत नहीं। गवर्नमेंट के नाम से टैक्स लेके अपनी पॉकेट में डालना, ये डबल फ्रॉड है। जिससे टैक्स लिया उसके साथ भी फ्रॉड है और गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड है। गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करना छोटी मोटी बात नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ में आ गया तो सीधा जेल जाएगा। बात इसकी नहीं है कि टैक्स दे भाई पेनल्टी दे, वो सीधा है कम से कम 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट तो पक्की है। क्योंकि मैंने उसको टैक्स क्यों दिया? क्योंकि उसने कहा, मुझे गवर्नमेंट ने कहा तुमसे लेना। रजिस्टर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? गवर्नमेंट का एजेंट। यस और नो? गवर्नमेंट से हमने तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, मतलब वी हैव डिक्लेयर्ड यू एज आवर एजेंट। हमारे ब्याह पे पब्लिक से ले लो टैक्स, और पब्लिक गवर्नमेंट के ब्याह पे लेके अपनी जेब में डालना, बताओ फ्रॉड है कि नहीं है? 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट कम से कम है। लेकिन इंडिया में हिम्मत करने वालों की कोई कमी नहीं है। वो ये नहीं होते, वो कोई और पोर्शन होता है, छोटे मोटे होते हैं, तो वो तो टैक्स देगा। ये कह रहे हैं टैक्स नहीं दिया। अब ऐसे लोग भी हैं, फ्रॉडुलेंट लोग, जो टैक्स ले लेते हैं और सोचते हैं सिस्टम का पता नहीं, सोचते हैं क्या पता गवर्नमेंट को हमारे बारे में क्या पता। वो पता कैसे लगेगा? मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा। टैक्स ले लिया, टैक्स गवर्नमेंट को दिया नहीं, तो मेरे क्रेडिट लेजर के अंदर वो एंट्री नहीं आई, तो मैं इमीडिएटली बात करूँगा उस पर्सन से कि भाई तूने टैक्स पे कर दिया था, मेरे क्रेडिट लेजर में एंट्री नहीं आई। तब उसे समझ में आएगा, अरे ये तो मैं तो पकड़ा जाऊँगा। फिर मैं GST पोर्टल पे रिपोर्ट करूँगा, दिस इज़ द इनवॉइस, आई हैव टेकन सर्विसेज, आई पेड GST, माई सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, आई शुड बी अलाउड क्रेडिट। तो GST पोर्टल के ये कहेगी रुक जाओ, अभी तुम्हें क्रेडिट हम नहीं देंगे। फर्स्ट विल फाइंड आउट, रिकवर द अमाउंट, देन यू क्रेडिट विल बी गिवन। उसको पकड़ा जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन होगी, उसे रिकवर करेंगे, मुझे क्रेडिट तब मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि GST के अंदर एक सिस्टम है ब्लैक लिस्ट करने का। GST पोर्टल के ऊपर उसका नाम आ जाएगा कि इस बंदे से कोई डीलिंग नहीं करेगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और ये नॉर्मल वार्निंग है हर पर्सन को, जब भी आप डील करो चेक कर लो उस पर्सन का नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर तो नहीं है। ब्लैक लिस्ट में तो उसे डील नहीं करना, किसी को डील करोगे तुम जिम्मेवार हो। तो इन जनरल लोग देंगे, रेयरली हो सकता है ना दें, लेकिन उसने नहीं दिया, हमें टेस्टेड नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को हम ये नहीं कह सकते जी हमें नहीं पता, नहीं दिया, हमें टेस्टेड दो। ये सेक्शन 16 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हमारे पास टैक्स नहीं आया हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। ये आपकी भी तो जिम्मेवारी है, किससे आप सर्विस ले रहे हो, बात करके आओ, आगे से उससे सर्विस लेना बंद करो। ये आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी है, हम भी एक्शन लेंगे, एक्शन आप भी लो। ठीक है, ये पूछ रहे थे ना? जो तुम कह रहे हो ना बहुत सारे लोग नहीं देते, वो बहुत सारे लोग फ्रॉड टाइप लोग होते हैं। जैसे मान लो मेरी दुकान है, चल नहीं रही, बंद करने जा रहा हूँ,
उसके बाद मेरी प्लानिंग है निकल जाऊंगा नेपाल या निकलूँगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं पर भी, और जल्दी जल्दी सामान बेचो, टैक्स ले लो, और जब तक GSTR 1 भरने का टाइम आएगा तब तक तो ढूंढते रहना, मैं मिलूंगा ही नहीं। तो GSTR 1 भरने का टाइम तो 11 तारीख है, और टैक्स क्रेडिट में वो चेक करेगा 14 तारीख को, 14 को आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। जब तक वो रिपोर्ट करेगा, फाइंड आउट करेगा, तब तक तो मिलेगा। वो लोग ऐसा करते हैं, तो कह रहा बहुत लोग ऐसा करते हैं। तू क्या जानता है इन सबको? आइडिया क्या, ये सब तेरी जानकारी होंगे, जो गए होंगे अफगानिस्तान, पानीपत, ये भाग गए, जैसे विजय माल्या भाग गया, एक और भाग गया। जब तक वो पे नहीं करेगा नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा। हाँ जी ईशा, एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, हो गया क्लियर? और पूछो। GST का पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, पहली 5 या 6 क्लास के अंदर पूरा स्ट्रक्चर, फिर धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली 5-6 क्लासों में क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि ये इनकम टैक्स की तरह नहीं, ये अलग स्टाइल है, वो अलग स्टाइल है। एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे चैप्टर करते जाएंगे। बोलो डाउट सब यहाँ तक। कितने लेजर हैं टोटल? 3। 1 इज लायबिलिटी है। इसमें एंट्री कहाँ से होती है लायबिलिटी लेजर में? GST लेजर से। GST लेजर से। अच्छे से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो लायबिलिटी लेजर है उसमें GST पोर्टल किसके बेस पर, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर एंट्री करती है? GSTR अकाउंट से। GSTR 1 से। GSTR 1 कब तक सबमिट करनी होती है? बड़ा बोलना, इतनी देर नहीं लगा, नहीं इतनी बार दे, मैंने 10 बार रिपीट किया, अब जिससे मैं बोलूँगा 1 मिनट में बोलेगा वो। 11th ऑफ अ मंथ। 11th ऑफ मंथ, नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ, सेम मंथ, सब्सिक्वेंट नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ। और जो हमारे क्रेडिट लेजर में इंफॉर्मेशन आती है वो कब तक? 14 तक। 14th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। GSTR 3 भी कब तक भरना है? 20th तक। 20th ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब इसको रीड कर लो, अब डाउट। इनवॉइस कब तक इशू करनी है, संपदा बताओ। गुड्स के केस में कब तक इनवॉइस इशू करनी है? लाउडली बोलना खड़े होकर अपनी सीट पे। इन केस ऑफ गुड्स अप टू विच डेट एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड? दिस इज द क्वेश्चन। बताओ कब तक? डिलीवरी ऑफ गुड्स। Delivery of goods. And if the buyer is at some other distance, then up to the date of removal of goods from our place of business. Clear? What is the TOS in case of goods? बताओ रिया। As per section 12, 31 नहीं 12, मैं TOS पूछा है। As per section 12, TOS shall be the date of issue of invoice, provided invoice is issued up to the date of delivery या up to the date up to which invoice will be issued. Otherwise, वहाँ तक ना करें तो क्या होगा? Otherwise, अगर हम इनवॉइस डिलीवरी की डेट तक ना इशू करें तो then TOS shall be the date of let me repeat it. If invoice is not issued up to the date of delivery of goods, in that case TOF goods shall be, खुशी लाउडली बोलो क्या? मैं कह रहा हूं अगर गुड्स की डिलीवरी तक इनवॉइस ना इशू किया जाए तो TOS कौन सा बनेगा? खुशी बताओ लाउडली। चलो और कौन बताएगा? जयंत बताएगा। हाँ बस, जिस दिन हमने सामान डिलीवर किया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया TOS गुड्स में क्या होता है। एक ये क्लियर हो गया इनवॉइस गुड्स में कब तक इशू करते हैं। गुड्स में इनवॉइस इशू करने का अलग टाइम होता है, सर्विस में अलग टाइम होता है। मैंने गुड्स का बताया। ठीक है, एक अब क्वेश्चन जो संपदा आप बीच में पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना चैप्टर, तब आपने कह रहे थे ना क्वेश्चन, बोलो। पिछले चैप्टर के MCQs में डाउट है? बोलो।
क्वेश्चन नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो, पहले पेज नंबर बोलो संपदा, पेज नंबर लाउडली। 46 पेज निकालो भाई, 46 पेज निकालेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन 2 भाई, इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जीएसटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है ये प्रोग्रेसिव होता है कि रिग्रेसिव। अब कितने बच्चों को पता है प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है? तो पहले बता देता हूँ मैं, व्हाट इज प्रोग्रेसिव, व्हाट इज रिग्रेसिव। देखो, प्रोग्रेसिव वो टैक्स होता है जो इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा, ज़्यादा अमीर ज़्यादा और गरीब कम। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर 3 लाख तक की टोटल इनकम है कोई टैक्स नहीं है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा स्लैब रेट, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव का पर्पज़ क्या होता है? रिच और पुअर के गैप को डिक्रीज करना, अमीरों की जेब से निकालो और गरीबों में बांटो। तो गवर्नमेंट सेज वरना तो गरीब लोग मारे जाएंगे अगर गवर्नमेंट ना हो। गवर्नमेंट यही काम करती है, टैक्स का पर्पज़ यही है कि अमीरों की जेब से निकालो, गरीबों को दे दो। प्रोग्रेसिव तो पता हो गया सबको। रिग्रेसिव वो होता है जो ना देखता अमीर है ना देखता गरीब है, दोनों से बराबर टैक्स लेता है। तो बराबर लेने पर गरीब बोलता है मेरे से बराबर क्यों लिया, मेरे से कम लेते। लेकिन रिग्रेसिव कहता नहीं, हमें नहीं पता, अमीर हो कि गरीब हो सब बराबर टैक्स निकालो। तो बराबर लेने से गरीब और गरीब हो जाता है, ऐसा है। देखो, एक बंदे की इनकम 10 लाख, एक की इनकम 1 लाख, दोनों ने मार्केट में सामान खरीदा, खाने पीने का एसेंशियल, 100 रुपये का, इससे भी टैक्स 20 रुपये, इससे भी टैक्स 20 रुपये। तो गरीब कहता है ये क्या बात बनी, वो 10 लाख वाले से भी 20 रुपये, मेरे से भी 20 रुपये, मैं तो बिल्कुल मारा जाऊंगा। लेकिन रिग्रेसिव कहता हमें नहीं पता, ये तो ऐसे ही है। तो जीएसटी इस कैटेगरी में आता है। देखो, एक अमीर आदमी सामान खरीद के लाया मार्केट से, कोई भी सामान ले लो, उससे जो जीएसटी लिया, अब गरीब चला जाए उससे भी वही जीएसटी लगेगा। खाने के लिए गेहूं का आटा पतंजलि, वो अमीर आदमी खरीद के लाया 300 रुपये का बैग, उस पर जीएसटी उतना ही है और गरीब पे भी उतना है। गरीब कह रहा है मैं तो आटा लेके आया था और मेरे से भी उतना ले लिया, इट इज़ कॉल्ड रिग्रेसिव। ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट से बताओ, दुकानदार को क्या पता तू अमीर है कि गरीब है। हम कहते जी गरीबों से कम लेना, दुकानदार कहेगा मैं दुकानदारी करूँ कि यही देखता रहूँगा कौन अमीर है कौन गरीब है। हर अमीर आदमी जाके कह देगा मैं गरीब हूँ, दुकानदार कहेगा चल तेरा घर दिखा के ला, दुकान में बंद कर देता हूँ, ताला मार, चल तेरा घर चेक करता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इनडायरेक्ट टैक्स की मजबूरी है। गौर से हम बताओ हम क्या करें, कैसे पता लगेगा? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड में करवाऊंगा मैं बाद में। अब बात तो समझ में आ गई ना आपको, प्रोग्रेसिव। अब आपने ये पता होगा आपको कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को बहुत कंडेम किया था उन्होंने, याद है? कितने बच्चों को पता है ऐसी डॉक्यूमेंट्री आई थी? थोड़ा बताता हूँ वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी, अब समझ में आएगी। उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट की और यूके गवर्नमेंट की खूब लड़ाई तक हो गई है और बीबीसी के पीछे ईडी सीबीआई सारे लगा दिए उन्होंने। वो डॉक्यूमेंट्री ये थी, इंडिया ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया, 20 लाख करोड़ का। तो उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का जीएसटी गरीबों की पॉकेट से निकाला तुमने, क्योंकि अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो पुअर पर्सन की पॉपुलेशन होगी कम से कम 70%, रिच की होगी 30%। जीएसटी बराबर दिया सबने, करेक्ट और नॉट? तो इसका मतलब जो आपने टैक्स कलेक्ट किया 70% पुअर पर्सन से लिया। उन्होंने पूरा एनालिसिस किया इसका, कंप्लीट सारा कैलकुलेशन करके दिखाया और उन्होंने कहा इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अमीरों को छोड़ रही है और गरीबों को टारगेट कर रही है, सारा टैक्स गरीबों से लिया। 67% उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया, ये पुअर पर्सन की पॉकेट से आया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इंडिया की पूरी इमेज खराब की। उसको लेके गवर्नमेंट नाराज़ थी कि भाई ये क्या किया जाए, इसके अंदर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये फैक्ट है। तो उन्होंने कहा इसका क्या वे आउट है? उन्होंने कहा इसका वे आउट है जो असेंशियल आइटम है उसके ऊपर जीएसटी माफ़ कर दो।
खाने के लिए आटा है, आटे के ऊपर जीएसटी माफ़ कर दो, और जो लग्जरी आइटम है उस पर रेट डबल ट्रिपल कर दो, अपने आप गरीब बचता जाएगा और अमीर फंसता जाएगा। लग्जरी आइटम एसी के ऊपर लगाओ 50% का जीएसटी, 100% का, अदर लग्जरी आइटम पे लगा दो। लेकिन वो मतलब एक अलग व्यू है, ऐसा होना चाहिए नहीं सर, क्योंकि इसके फिर नेगेटिव एस्पेक्ट है। मैं बताता हूँ नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। अगर अमीरों से बहुत ज़्यादा टैक्स लोगे वो भी ठीक नहीं है। इन जनरल अमीर इंसान कैसे बनता है? मेहनत करके, एक्स्ट्रा काम करके, इन जनरल कह रहा हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लोगे वो डिस्करेज हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। क्या फ़ायदा, क्या मैं इतना काम करता हूँ, पैसा ही ले जाते हैं, रिस्क मेरा है। तो वो लोग काम करना बंद कर देंगे, नेगेटिव टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी, कंट्री के अंदर लोग काम ही नहीं कर रहे, और जो काफ़ी सारे रिच पर्सन है वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाएंगे। छोड़ो इसको, वहाँ चले, गल्फ कंट्रीज में चलते हैं, वहाँ टैक्स है ही नहीं। तो इसलिए बड़ा बैलेंस करना पड़ता है दोनों को। ये है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और इसके एस्पेक्ट। क्वेश्चन बस एग्जाम में ये आता है, जीएसटी प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, हम कहेंगे रिग्रेसिव। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। रिग्रेसिव मीन्स where tax is charged at the same rate from the poor as well as rich, but it impacts more the rich, impacts more the poor person. देखो 1 लाख की अर्निंग वाला टैक्स दे रहा है मान लो 20,000, 50 लाख की अर्निंग वाला दे रहा है 20,000, तो फर्क किस पे पड़ रहा है? पुअर पे पड़ रहा है। ये पुअर को और पुअर कर देगा, रिग्रेसिव। ठीक है, और देखो डाउट्स। ठीक है समझा, क्लियर? चलें आगे। अब डाउट है यहाँ तक किसी को? हाँ जी, कोई और डाउट? भाई मतलब बराबर तो आएगा ना भाई। मान लो खाने के आटे पर 5% है, ये कह रहा रेट कम है, तो जाएगा तो दोनों की पॉकेट से बराबर ना। और अगर हम वो सारी आइटम जो एक्सट्रीमली पुअर यूज़ करते हैं, असेंशियल आइटम जिसे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उस पर जीएसटी माफ़ कर दे, उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि रिच पर्सन इसके अलावा बहुत आइटम है। जब मान लो पिज़्ज़ा है, गरीब आदमी मजदूर पिज़्ज़ा खरीदेगा? मैंने खुद ने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया, तो हाँ मैंने नहीं खाया क्योंकि आप लोगों ने खिलाया ही नहीं मुझे कभी। तो एनीवे, जो लग्जरी आइटम्स हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये इन पे लगाओ। और रोटी है, सामने वाला परांठा बेच रहा है, इनको छोड़ दो, गरीब आदमी का, पुअर पर्सन तो यही खाएगा। ठीक है, तो एनीवे मतलब वो तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें तो रिग्रेसिव डिस्कस करना था, हो गया। ठीक है, आगे चलो। आगे देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखो, पेज 55 पे आओ। इलस्ट्रेशन 1, दैट इज हाउ वी आर गेटिंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। आप एग्जाम के क्वेश्चन पे ध्यान दो। एबीसी सबमिट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। डिलीवर्ड गुड्स 31 जुलाई 22 टू मिस्टर ए 7 लाख CGST 9 SGST 9 इशूड इनवॉइस T0 22 इसी पेमेंट। बोलो TOS कौन सा? नीचे से आंसर नहीं देखना। कितने स्टूडेंट को लगता है 31 जुलाई? रेज हैंड। क्यों? क्योंकि गुड्स की डिलीवरी करने के बाद इनवॉइस इशू की है, उससे बाद में क्यों की? दूसरा ये डिलीवर गुड्स मिस्टर बी 10/9/22 इनवॉइस 31/8/22, डिलीवरी से पहले, तो इनवॉइस की डेट करेक्ट। पेमेंट कब करेंगे? अगले महीने की 20 तारीख। अब ये इलस्ट्रेशन आप अपने आप रीड कर लो, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, एग्जाम में आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है चेक कर लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 में किसी को डाउट? इलस्ट्रेशन 1 में किसी को डाउट? देखो मेरा TOS आ रहा है 10 जुलाई को, तो मुझे टैक्स का पेमेंट कब करना है? 20 अगस्त को। मैं लेट हो गया 6 दिन, 26 को किया, तो इंटरेस्ट का रेट क्या लगेगा? 18% पर मंथ। कितने दिन का? 1 मंथ का। 234 ABC, इसमें वो कंसेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना।
वो इनकम टैक्स में था, एक भी दिन ऊपर हो गया मंथ का हिसाब है, इसमें नहीं है, डेज का हिसाब है। उसमें था 1% पर मंथ पार्ट में, इसमें क्या 18% पर एनम। सिंपल के कंपाउंड 2 साल से मैंने पेमेंट नहीं किया, आज पकड़ में आया हूँ। गवर्नमेंट कह रही है 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, मैंने कहा 18% सिंपल या कंपाउंड। सिंपल, ये ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट। पूरे इनकम टैक्स में इंटरेस्ट क्या है, सिंपल के कंपाउंड। इसमें क्या है, सिंपल। सिंपल क्यों है, बिकॉज ये सिंपल है क्योंकि इसका 2 साल का कैलकुलेशन करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंपाउंड मान लो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो, जीएसटी ऑफिसर को खुद को कैलकुलेशन नहीं करना आएगा, कह रहे सिंपल बढ़िया है। अभी उन्होंने हमें नोटिस दिया 17-18 का कि जी आपने जीएसटी कम पे किया 2 लाख रुपए, 17-18 का निकालो 18% इंटरेस्ट के साथ। 18% का कैलकुलेशन कैसे किया, 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 2 लाख। तो मैंने कहा कैसे 2 लाख कैसे आया, कहते देख लो इतना ही बनेगा लगभग। तो मैंने कहा तो सिंपल है, सिंपल तो सही निकाल लेते, सिंपल भी लगभग, क्योंकि लगभग 5.5 साल बनेंगे। 18 × 5 90, 5.5 साल 99 हो गया बराबर, इक्वल कर दो। तो ये प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट कई बार 4 साल के बाद नोटिस, 5 साल के बाद नोटिस, फिर कैलकुलेट कौन करेगा, कैलकुलेट करना नहीं आता। तो सिंपल से ध्यान रखना, टैक्स में हमेशा इंटरेस्ट सिंपल होता है, इनकम टैक्स में भी, इसमें भी 18%। करेक्ट, डाउट बोलिए यहाँ तक। ये इंटरेस्ट की बात कौन से सेक्शन में बताई हुई है, जयंत बोलना जल्दी से। 56 या 120 था, 120 56 में तो रिफंड का इंटरेस्ट है, लेने का अलग देने का अलग। इनकम टैक्स लेने का 234 एबीसी, देने का कौन सा, इनकम टैक्स इंटरेस्ट देने का सेक्शन। कौन बोलेगा बताए, बोलिए फटाफट। यस ज्योति बोलो लाउडली। 244 ए जो कि सिलेबस में नहीं है, इसमें रिफंड का इंटरेस्ट 56 जो कि सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट लेने का 234 एबीसी, और इसमें सेक्शन बोलो कौन सा, बता चुका हूं मैं। अगर किसी ने जीएसटी कम दिया इंटरेस्ट लगेगा, ये बात मैं आपको पढ़वा चुका हूं और कोई बच्चा क्लास में बोल नहीं रहा। देखो दोबारा रीड कराती हूँ, देख लो, मैं दोबारा रीड करा देता हूँ। पेज नंबर आइए 20। जो कुछ एक बार मैं रीड करवा दूंगा वो सबको याद होना चाहिए। जिसने नहीं बताया अपनी सीट पे खड़े रहना है जब मैं पूछूंगा। पेज 20 पे आइए, ऑलमोस्ट सेंटर में देखो। इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 50, इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 18% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिले। देखो लो, साफ साफ लिख रखा है सेक्शन 50। जो एक बार मैं रीड करवा दूंगा, जब भी मैं पूछूंगा हर स्टूडेंट को बताना है। जिसने नहीं बताया उसे अपनी सीट पर 10 मिनट के लिए खड़े रहना है। ये नया रूल आज से आया है, रूल नंबर 1 ऑफ एमकेजी। डाउट बोली हाथ। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी ईशा बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कौन से पेज पर, 55 पर। हाँ ठीक है, और 20th अगस्त को ये लाइफर हो गया था कि पे करना है। तो फिर ये अगस्त में तो 31 डेज होते हैं, तो फिर 11 आना चाहिए था। उन्होंने 10 से कैलकुलेशन करी है इंटरेस्ट की। पहले टीओएस की डेट बोलो क्या है, 31 जुलाई। देखो भाई 31 जुलाई 23 है, मान लो टीओएस की डेट। पेमेंट की डेट आ रही है 20 अगस्त 23। पेमेंट कब की है, 1 सितंबर। तो डेज काउंट कर लो, 20 तारीख को छोड़ दो, 1 को काउंट कर लो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 को तो पेमेंट कर दी ना, बस। हाँ 10 पे निकाला है, 10 पे निकाला है भाई। कौन से वाला एंट्री है, इलस्ट्रेशन 1 कह रहे हैं, ये पेज 55 पर। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि 10 डेज मिले। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरी पेमेंट इज डिले बाय 10 डेज। लिखा तो है क्वेश्चन में, एवरी पेमेंट इज डिलेड बाय 10 डेज, तो फिर 10 डेज ही रहेगा, कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, करेक्ट।
और देखो डाउट। अब देखिए TOS ऑफ सर्विस। जो TOS सर्विस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो ऐसे ही था, पेज 57, क्वेश्चन नंबर 4, बीच वाले अभी करेंगे, पहले ही करेंगे 4। एक्सप्लेन, पेज 57 पे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। टाइम ऑफ सर्विस 31(2). अच्छा, ये डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, ये भी बाद में आएंगे, थोड़ा ये भी बता दूं क्या होते हैं। देखो, मैं हूं सर्विस प्रोवाइडर और आप हैं सर्विस रिसिपिएंट। मैंने आपसे लिया 10,000 रुपये, साथ में लिया 18% GST और गवर्नमेंट को दे दिया। तो हर सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स लेके गवर्नमेंट को देगा। आप लोगों को सीधा टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, आप लोगों को मुझे देना है, क्योंकि आपको नहीं पता टैक्स कैसे पे करते हैं, मुझे पता है। तो जो रजिस्टर्ड डीलर है, गवर्नमेंट से उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके हमें पेमेंट करेगा, PMT 06 यूज़ करेगा, डिटेल देगा। हर बंदा कैसे पेमेंट करेगा, पूरे इंडिया का रजिस्ट्रेशन करेगा, पता नहीं लगेगा कौन टैक्स देगा। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिसका टैक्स और डायरेक्ट पेमेंट कर दे, इसीलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी आप पेमेंट करें गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब थ्रू मी, आप मुझे दे रहे, मैं गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है, इनकम टैक्स बंदा पॉकेट से देगा, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो जब सर्विस प्रोवाइडर रिसिपिएंट से टैक्स लेता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल सिस्टम है ये। या डायरेक्ट चार्ज, डायरेक्ट चार्ज मतलब सर्विस प्रोवाइडर से लेके गवर्नमेंट देगा, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, चार्ज डायरेक्ट चार्ज है। नॉर्मल चार्ज कह लो, फॉरवर्ड चार्ज कह लो। लेकिन कई बार गवर्नमेंट कहती है सप्लायर तुम बीच में से हट जाओ, हम इनसे अपने आप ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज, वो रिवर्स चार्ज कहलाता है। कई जगह गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लेती है, रिसिपिएंट से लेती है रिवर्स चार्ज। ये पूरा चैप्टर है रिवर्स चार्ज का। थोड़ा एग्जांपल देके दिखाता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर हमारे केस में रिवर्स चार्ज लगा दे, पॉसिबल नहीं है, कोई स्टूडेंट टैक्स नहीं देगा। वो 10,000 यहाँ देके उसको 1800 गवर्नमेंट को देना, वो देगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं कहाँ देना है, किसको देना है, जिसको जरूरत है आ जाओ ले जाओ मेरे से, गवर्नमेंट कहाँ ढूंढेगी, उसे गया सारा टैक्स। लेकिन कई जगह पे रिवर्स चार्ज लगता है। कैसे लगता है मैं बताता हूँ आपको। एक कंपनी है, उसको बिल्डिंग बनानी है इंडिया में, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी। उसके लिए पहले नक्शा बनेगा, अयोध्या टेम्पल का जैसे बना, बड़े बड़े आर्किटेक्ट बनाएंगे भाई। ये वो आर्किटेक्ट अमेरिका का है जिससे नक्शा बनवा रहे हैं। उसने कहा बना देंगे, 50 लाख, GST भी लगना है इस पर। क्या वो GST चार्ज करेगा? नहीं करेगा। वो अमेरिका में है, वो कहेगा GST कौन सा GST? वो अमेरिका की टैक्स चार्ज करेगा, इंडिया का नहीं करेगा। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है डायरेक्ट चार्ज है, आप GST चार्ज करके हमें दो। वो कहेगा क्या बात बनी, अमेरिका वाला इंडिया वाले से चार्ज करके इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा, मैं नहीं करता चार्ज, मेरा क्या कर लोगे तुम? वो नहीं करेगा चार्ज। तो गवर्नमेंट में डायरेक्ट चार्ज कैसे लगाए? तो ये जो कंपनी है, इसकी ड्यूटी है ये हमें डायरेक्ट पेमेंट करे, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। तो करीब 15-16 केस है इसमें रिवर्स चार्ज लगा हुआ है। रिवर्स चार्ज के अंदर TOS निकालने का सिस्टम अलग होता है और फॉरवर्ड चार्ज में अलग होता है। अभी हम फॉरवर्ड चार्ज का डिस्कस करें, जब रिवर्स चार्ज का चैप्टर आएगा तो फिर रिवर्स चार्ज का TOS डिस्कस करेंगे। इसमें TOS कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब लायबिलिटी सप्लायर की नहीं है, अब लायबिलिटी रिसिपिएंट की है। रिसिपिएंट का अलग सिस्टम से देखा जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ इनवॉइस इशू कोई रिसिपिएंट थोड़ा करता है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर करता है। सर्विस प्रोवाइडर बीच में है ही नहीं, तो इनवॉइस इशू कैसे लेंगे? सारा सिस्टम बदल जाएगा। तो अभी हम किसका डिस्कस करें? फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, ठीक है। और ये क्या है? रिवर्स चार्ज। इसका पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर आएगा कहाँ का रिवर्स चार्ज है। उसका TOS निकालने का सिस्टम अलग होगा, गुड्स का भी सर्विसेज का भी। लेकिन गुड्स का रिवर्स चार्ज का सिलेबस में नहीं है, सर्विसेज का रिवर्स चार्ज का सिलेबस में है, वो मैं उस समय बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो सर्विसेज का नॉर्मल चार्ज का TOS। लायबिलिटी पेड टैक्स ऑन सर्विस शैल राइज एट द टाइम सप्लाई। टाइम ऑफ सर्विस शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, date of invoice or the date of receiving payment which is earlier, but invoice is not issued within 30 days of the supply of service. TOS shall be the date of supply of service or the date of payment which is earlier. चलो इतना रीड कर लो, मैं बताता हूँ फिर। देखो अब दोनों में कंपैरिजन भी कर देता हूँ मैं। TOS गुड्स का
टीओएस सर्विसेज का सेक्शन कौन सा? इसका सेक्शन कौन सा? इसका कौन सा? 13। करेक्ट। जो जो सेक्शन करते जाएंगे वो याद हो जाना चाहिए। सेक्शन 50 किसका? इंटरेस्ट का। 54 किसका? रिफंड का। सिलेबस में नहीं है। 56 किसका? इंटरेस्ट ऑन रिफंड। सिलेबस में नहीं है। ये 12-13 हो जाएगी। जो जो आते जाएंगे वो याद कर लेना। मेन बात क्या है? इनवॉइस की डेट। मेन बात क्या है? इनवॉइस की डेट। इनवॉइस कब तक इशू करनी है? डिलीवरी। इसमें सेक्शन 31 कह रहा है विद इन 30 डेज ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस। इसमें कह रहा है डिलीवरी तक। इसमें कह रहा है दे दो सर्विस, छोड़ो इनवॉइस, कर देना सर्विस रेंडर करने के 30 डेज तक। पहली बात ये डिफरेंस क्यों है? फिर उससे टीओएस जोड़ेंगे हम। आप ये बताइए, आप सामान खरीदने गए, ब्रेक में नीचे दुकानदार थे, तो इनवॉइस कब देता है? अगर देता हो तो नॉर्मल सिस्टम। लाइफस्टाइल पे गए आप, किसी बड़ी दुकान पे गए आप, ठीक है, तो इनवॉइस कब होती है? ये लो पेमेंट, लाओ इनवॉइस, लाओ सामान, सब इकट्ठा ही होता है इन जनरल। यानी ये नेचुरल है। डिलीवरी के साथ इनवॉइस होते तो कौन से? हमने फिर गलत कहा कि हमने भी तो यही कहा है, होती है ऐसे है तो हमने ऐसे ही बोला है। सामान डिलीवर करेंगे साथ साथ इनवॉइस होगी इन जनरल। अब सर्विसेज की बात करते हैं। एक चार्ट अकाउंटेंट के पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा जी मेरी रिटर्न भर दो और ऑडिट कर दो। तो आप बताओ नॉर्मली क्या होता होगा? रिटर्न और ऑडिट भरने के बाद इनवॉइस कब बनती होगी? ये लो रिटर्न, ये लो इनवॉइस, ये लो ऑडिट रिपोर्ट, ये लो इनवॉइस। कैसे होगा? नो। सर्विस प्रोवाइडर का, हर सर्विस प्रोवाइडर का इन जनरल ट्रेडिशन होगा, पहले वो सर्विस रेंडर कर देगा, उसके 10-15 दिन के बाद वो बिल रेज करता है नॉर्मली। चार्ट अकाउंटेंट के केस में ऑडिट हो जाएगा, रिटर्न चली जाएगी, कम से कम 15-20-25 दिन तक कोई बिल, कोई इनवॉइस नहीं जाएगा। उसके बाद सबको इनवॉइस इशू किया है। क्यों? सर्विस के केस में क्या बंदा कहता है जी सर्विस रेंडर की है, मुझे देख तो लेने दो, सर्विस आपने सही रेंडर की है नहीं की, क्या है क्या नहीं है, पेमेंट में दे दूंगा, कोई सामान थोड़ा आपका उठा के भाग रहा हूँ, आपने सर्विस ही तो रेंडर की है। मतलब सामान में तो क्या है, दुकानदार कहता है भाई देख मैंने पीछे से खरीदा और तेरे को दे दिया, अब मुझे भी तो पेमेंट करनी है। सर्विस प्रोवाइडर की तो एक्सपर्टाइज है जो बिक रही है। ये थोड़ा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी खरीद के लाया हूँ और अभी आपको दे दिया। वो तो आई कैन वेट कि भाई कोई बात नहीं, मेरी तो सर्विसेज है, आई कैन वेट। तो एक नॉर्मल सिस्टम है मार्केट के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर इमीडिएट इनवॉइस नहीं देता है। अगर देगा तो उसका क्लाइंट माइंड करेगा ये क्या हुआ यार। तो नॉर्मली टाइम रखता है, तो उनसे चलो ठीक है मान लिया 30 डेज का टाइम ले लो, आप जल्दी करना चाहो कर दो, 30 से ज़्यादा नहीं। वंस अगेन इनवॉइस की डेट, लेकिन जो डेट हमने दी है इनवॉइस इशू करने की उसके बाद इशू हुआ तो डिलीवरी, उसके बाद इशू हुआ तो सर्विस रेंडर की डेट। जैसे अब देखिए आप 10 जुलाई को सर्विस रेंडर हुई, इनवॉइस इशू हुई 20 जुलाई 23 को, तो ठीक है 30 डेज में हो गया ना, इनवॉइस की डेट यूएस है। 31 जुलाई कोई बात नहीं, 30 डेज में हुआ, इनवॉइस की डेट है। लेट्स सी 18 अगस्त, क्या 30 डेज निकल गए? यस। वो से इतना लेट हो गए, तुम तो इनवॉइस दोगे ही नहीं, हम टैक्स लेंगे ही नहीं, छोड़ो इसको, ये रहा टीओएस 10 जुलाई। स्टार्टिंग बार देखो कंपैरिजन, डिलीवरी तक इनवॉइस दोगे, इनवॉइस वरना डेट ऑफ डिलीवरी, सर्विस रेंडर के 30 डेज तक इनवॉइस दोगे, इनवॉइस डेट वरना डेट ऑफ रेंडिंग सर्विस। करेक्ट। अब आओ पेमेंट की बात। गुड्स के अंदर पेमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें है। गुड्स से जो डेट हमने सेलेक्ट की, पहले यहाँ पे कौन सी डेट सेलेक्ट की थी? 21 जुलाई। करेक्ट। यहाँ कौन सी डेट सेलेक्ट हुई है? 21 जुलाई फर्स्ट केस में। और पेमेंट मान लो आ गया 18 जुलाई को, तो 21 जुलाई नहीं 18 जुलाई की डेट मानी जाएगी। और पेमेंट आया 21 जुलाई के बाद तो छोड़ो, रेंडर और इनवॉइस में से पहले टीओएस सेलेक्ट कर लो। 10 जुलाई को रेंडर, 20 को इनवॉइस, कौन सी डेट बनी? 20 जुलाई। पेमेंट इससे पहले आ जाए तो वो डेट होगी, ये नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी ये। पेमेंट इसके बाद आएगी तो छोड़ो। अब इनवॉइस इशू 31 जुलाई को, टीओएस कौन सा?
फटाफट बोलो पूरी क्लास। सर्विस रेंडर इनवॉइस की डेट 31 जुलाई। पेमेंट इससे पहले आ गई, वो डेट है 31 जुलाई नहीं है। पेमेंट इसके बाद आई, छोड़ो, 18 अगस्त। टीओएस 10 जुलाई। पेमेंट 10 जुलाई के बाद आया, छोड़ो, पेमेंट 10 जुलाई से पहले 8 जुलाई को, वो टीओएस है। पेमेंट एडवांस में जैसे लिया हमने आपसे लिया है ऐसे, बैच स्टार्ट होने से पहले जिन बच्चों ने एडमिशन का पेमेंट ले ली ना, उसकी बात कर रहे हैं। पेमेंट इन एडवांस, उससे एडवांस पेमेंट ले ली, टैक्स नहीं दोगे, निकालो टैक्स। कुछ सर्विसेज में एडवांस पेमेंट भी तो जाता है, जैसे हमारे केस में है। बैच स्टार्ट होना नया 22 फरवरी को। फाउंडेशन के बच्चे एग्ज़ाम दे आए हैं, वो बच्चे कह रहे हैं सर कर लो हमारा एडमिशन 22 फरवरी वाले में। पेमेंट एडवांस आ गई ना, तो जिसने पेमेंट लिया वो टीओएस है। और अगर पेमेंट नहीं आती है तो फिर ये क्राइटेरिया है। अब मैं इसको एक सेंटेंस में बोलता हूँ। सेक्शन डेट ऑफ टीओएस shall be the date of invoice provided invoice is issued within 30 days of supply of services. ठीक है, अदरवाइज TOS shall be the date of supply of services 30 days निकल गए तो। And if payment has been received prior to the date so selected, then date of receiving payment is the TOS. If payment is received afterwards, ignore it. रीड करके देख लो, ये लिखा हुआ। मैं भी रिपीट कर दूंगा, इससे पहले कोई कहीं रिपीट कर दो, मैं खुद ही कहता हूँ रिपीट कर दूंगा मैं, आप पढ़ लो। फिर उसके बाद भी रिपीट करूँगा, फिर उसके बाद भी रिपीट करूँगा। क्योंकि जीएसटी में रिपीट करना पड़ता है, वैसे याद नहीं होता जीएसटी इतनी जल्दी। दोबारा से लिखता हूँ डेट सारी, आप बताना मुझे। R means render, I means invoice, P means payment, REP। सर्विस रेंडर की 16 सितंबर 23, इनवॉइस 4 अक्टूबर 23, पेमेंट 18 अक्टूबर 23। मैं पूछूंगा TOS, जिससे पूछूंगा वो लाउडली बोलेगा। 4th October। 4th of अक्टूबर। 4th of October। हाँ ठीक है, 4th अक्टूबर। 4th October। 4th October। किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा हो, किसी को इसमें डाउट हो, भाई विद इन 30 डेज इशू कर दो। नो से रीजनेबल टाइम दे दिया हमने। सर्विस प्रोवाइडर साथ साथ नहीं इशू करते हैं, इन जनरल 30 डेज में कर दो। पेमेंट मुझे मिल गई 17 सितंबर 23। अब बताओ व्हाट इज द डेट ऑफ TOS? 17 September। 17 September। सर्विस रेंडर की डेट 16, इनवॉइस 4 अक्टूबर, लेकिन पेमेंट पहले मिल गई तो फिर वही है। क्यों? तो उससे पेमेंट आपकी पॉकेट में टैक्स नहीं दोगे। तो ये लॉजिक गुड्स में भी तो चलना चाहिए, गुड्स में नहीं है। तो मैं बताऊँगा क्यों नहीं है। पहले था गुड्स में, सारे इंडिया में प्रोटेस्ट किया, सारे ट्रेडर ने, गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा। अच्छा जी हटा देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कुछ नहीं बोले, गवर्नमेंट का चलो तुम्हारा चलता रहने, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बताओ, जैसे अभी था ना, वो ट्रक वालों ने सबने हड़ताल कर दी थी, ड्राइवर वाला, उनके लिए फटाफट पूरा कानून रोक दिया। ये भी है इस कंट्री में सिस्टम कि भाई रीजनेबल की बात नहीं है, पावरफुल कौन है। गुड्स वाले तो बहुत है, सर्विस प्रोवाइडर तो बहुत कम है। तो सर्विस प्रोवाइडर में लगा दिया, उनमें हटा दिया। पहले उनमें था, डिलीट किया उनमें, चलो पेमेंट का एस्पेक्ट हमने हटा दिया। करेक्ट। अब रीड करके देख लो, अब समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ बस इतना ही है। इसके कोई इलस्ट्रेशन है 7-8, एग्जाम में बहुत आता है ये। आप आराम से रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, डाउट्स बोलो, यहाँ तक डाउट्स तो ब्रेक करें, ब्रेक करके रिपीट करेंगे। ठीक है, लेट्स हैव ब्रेक।
हाँ जी प्लीज, पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ यही कर रहे थे ना हम, क्वेश्चन नंबर 4। रेंडर की डेट 10 जुलाई 23, इनवॉइस 1 अगस्त 23, पेमेंट 20 अगस्त 23। व्हाट इज TOS? सर्विस रेंडर किया 10 जुलाई को, इनवॉइस इशू हुआ 1 अगस्त को, पेमेंट आई है 20 अगस्त को। अनुष्का हंसना बंद करो, जवाब दो इधर, क्या बनेगी TOS? करेक्ट। और अगर ऐसा हो आधा पेमेंट तो यहाँ और आधा पेमेंट यहाँ, आधा आधा 50-50, तो 2 TOS आ जाएंगे, इनवॉइस एक रहेगी, TOS 2 हो जाएंगे। आधे का तो ये और आधे का ये, करेक्ट। आधा पेमेंट यहाँ आया, आधा पेमेंट यहाँ आया, इनवॉइस एक है, तो क्या 2 TOS हो सकते हैं? यस। आधे का TOS ये और आधे का TOS ये, बस मुझे ये बताना था, आधा आधा भी हो सकता है। बाकी आप रीड कर लो, डाउट पूछ लो। इस चैप्टर में मेन पार्ट ये थे, बाकी छोटे छोटे पार्ट है, अभी करेंगे हम। पहले इसको देख लो एक बार। जिसको डाउट है प्लीज बोलो। एक रिया तुम डाउट पूछ रहे थे ना, बोलो। सर हमने ऑर्डर किया है अमेज़न पे, हमने अमेज़न पे ऑर्डर किया है। सुनिए जी, एक प्रॉब्लम, हमने अमेजोन पे ऑर्डर किया है। क्या सामान मंगवा रहे हो? कुछ भी, कुछ भी कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है, ठीक है। तो जब वो सामान रेडी हो जाएगा और जब वो डिस्पैच होगा तो हम लोग अपनी डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी मानेंगे? देखिए, वो अमेजोन के थ्रू मंगवा रहे हैं, तो जो सेलर है उसने सामान यह रेडी किया 10 जुलाई 23 को, अमेजोन के थ्रू भेज दिया, आपको मिला 20 जुलाई 23 को, करेक्ट। उसने इनवॉइस इशू किया है, कोई भी डेट ले लेते हैं, मान लीजिएगा इनवॉइस इशू किया 12 जुलाई 23 को, तो आपका क्वेश्चन ये है कि TOS क्या बना? जैसे अमेज़न वालों ने पिक भी सामान 12 को किया, ये चीज़ है। हाँ, तो अमेजोन कभी भी पिक करे, उससे मतलब नहीं है। सामान हमारी फैक्ट्री से कब निकला, इसको कब मिला, उस पर डिपेंड है। अमेजोन से कोई मतलब नहीं, हमारी फैक्ट्री से निकलने से मतलब है। हमारी फैक्ट्री से निकला 10 जुलाई को, अगर इनवॉइस यहाँ तक इशू हो जाएगी तो 10 जुलाई, जो इनवॉइस जब इशू होगी, इसके बाद इशू हुई है तो 10 जुलाई। देखो, मान लो इनवॉइस इशू हुई 9 जुलाई, तो ये बनेगा। इनवॉइस इशू हुई 10 जुलाई, तो ये बनेगा। इनवॉइस इशू हुई 12 जुलाई, तो 10 जुलाई। अमेजोन से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमारी फैक्ट्री से सामान कब निकला। अगर कस्टमर हमारे सामने है तो कब डिलीवर किया, आमने सामने, उसमें तो है नहीं हमारी फैक्ट्री से निकला आज, सामने कस्टमर था, उसको मिला 3 दिन के बाद। कॉफ़ी वाले ने कॉफ़ी बनाई, आपको ऑफर की 10 जुलाई को, मिली आपको 13 जुलाई को, तो हो नहीं सकता। वो तो सेम मोमेंट हो जाएगा, इधर से दिया इधर से लिया, वो कहीं और है, तब की बात है। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी डाउट? अब जंत इस डाउट में से कोई डाउट तुम निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि बाकी सबकी डाउट में से फिर ये डाउट निकालता है, निकालो। और वैसे सामान वेयर हाउस पे पड़ा है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहते हैं अमेजोन वाले का सप्लाई सेंटर है, वहाँ पर वो लोग सामान स्टोर कर लेते हैं, इमीडिएट सप्लाई हो सके, तो उसके केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ से बिल कटेगा ना ना, सेलर तो ये है ना, सेलर अमेजोन थोड़ा है, वो तो कोरियर है। कोरियर से क्या मतलब, सेलर से मतलब है, सेलर की फैक्ट्री से कब निकला वो मैटर करता है। नहीं, वो तो अलग सिस्टम होता है, वो अमेजोन पहले खरीदता है, खरीद के अमेजोन सेलर बन जाता है। और क्या है, अमेजोन बड़ी बड़ी फैक्ट्री से सारा सामान उठा लेता है और खुद ही सेलर बन जाता है। आधा दूसरों के ब्याह पे बेच रहा है, आधा खुद ही बेचे जा रहा है। वहाँ पे तो अमेजोन खुद ही सेलर है, तो उसके यहाँ से जब सामान निकलेगा। पता है ये इनकी टेक्निक क्या है, बताता हूँ, जन तुझे बड़ी काम आएगी। ये बहुत लोग करते हैं। देखो, अमेजोन है, 50 अलग अलग सेलर है, एक सेलर का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है, तो अमेजोन को पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट बहुत बिकता है भाई। तो अमेजोन क्या करेगा, इस सेलर से बात करेगा, बोल भाई किसी ऑर्डर से पहले ख़त्म कर बाद सारा तेरा फैक्ट्री का प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं, बोल क्या रेट लगाएगा, बोल। उसको तो पता है बिक जाएगा, इससे सारा खरीद के रख लेगा, फिर खुद बेचेगा प्रॉफिट पे, क्योंकि इनको पता है किसका सामान ज़्यादा बिक रहा है।
जिसका सामान ज़्यादा बिक रहा है उससे बात कर ले, भाई तू कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में, ठीक है। कस्टमर को तेरा प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये, यानी कॉस्ट कितनी, 80। ऐसा कर 95 में जितना तू सामान बनाएगा सारा मुझे दे देगा, ख़त्म वही बात। मैं आगे बेचूंगा 100 में, 105 में, 110 में। इसको पता है प्रोडक्ट तो बिक ही रहा, बिक जाएगा, क्योंकि इनको सबका पता है किसका बिकता सामान, किसका नहीं बिकता। जिसका बिकता है उसको इंसेंटिव, अपना कमीशन कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे हमारी बुक थी ना, एक इन्होंने पता नहीं टाइटल बना के देखा, यू हैव क्रॉस्ड सेंचुरी, कि 100 सिटीज़ के अंदर आपकी बुक गई है, तो स्टिकर बना के, सर्टिफिकेट बना के भेजा कि जिसका सामान 100 सिटीज़ में बिक जाता है उसका सर्टिफिकेट बना रखा है। 1000 वाले का भी हुआ, हमारा तो 1000 हुआ नहीं, तो जिसका हो जाएगा। तो ऐसे टेक्निक, फिर उसमें कमीशन कुछ कम कर देंगे या उसका एडवांस में खरीद लेंगे, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं ये। तो फिर तो ये खुद ही सेलर बन गए ना, ठीक है। और देखो डाउट, अब आगे देखो। मेन बात तो ये थी, अब छोटे छोटे क्वेश्चन टेकअप करेंगे। पेज नंबर आइए 56, क्वेश्चन नंबर 2। Explain to us in case of additional consideration. 12.6. Question 2. Time supplied to the extent relates to the addition, the value supplied by interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition to the value, for example, such as sold certain goods on credit. Because of delay beyond permitted time, interest 10,000 was charged. Such additional consideration also. एक बार रीड करिए, एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड करेंगे। देखो सामान बेचा मैंने 10 लाख का, जीएसटी 2 लाख, इनवाइस 1723। बायर ने कहा सामान क्रेडिट पे लूँगा, पेमेंट करूँगा बाद में, ठीक है। हमने इनवाइस इशू कर दी, तो बायर ने तो पैसा दिया नहीं, इनवाइस दे दी, सामान ले गया, तो क्या हमें टैक्स देना गवर्नमेंट को? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पे आप सोचो, बिना सोचे समझे आंसर आना चाहिए। इनवाइस इशू कर दी, सामान दे दिया, पेमेंट नहीं लिया, क्या हमें टैक्स देना गवर्नमेंट को? टीओएस क्या बनेगा? टीओएस मैम, टीओएस लाउडली बोलो, जैसे बोलते हो इधर उधर, ऐसे बोलो लाउडली। बोल भाई, क्लियर तो है। 1 जुलाई 23, इसी दिन सामान दिया, इसी दिन इनवाइस दी, 1 जुलाई 23, करेक्ट। टैक्स कब तक देना है बैंक इसका गवर्नमेंट को? अगले महीने की बेचता है तो अगला महीना कौन सा बता देना, अगला महीना कौन सा है, करेक्ट। लेकिन ये जो बायर है इसने हमें पेमेंट दी नहीं, वही जो जयंत कह रहा था, सामान लेके चले गए, क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब जो बायर है उसने पेमेंट दी, यहाँ पे हमने कहा भाई इंटरेस्ट भी निकाल, इंटरेस्ट भी दिया 20,000 का। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगाना आपको। ये पहली बार ऐसा हुआ है। वो कह रहे जो आपने सामान बेचा, समझो 10 लाख का नहीं बेचा, 10,20,000 का बेचा है, अगर 20,000 इंटरेस्ट है तो 10 लाख का जीएसटी ले लिया, 20,000 का भी जीएसटी ले लो। और इसका नाम है एडिशनल कंसिडरेशन। इसका नाम क्या है? कंसिडरेशन। इसका नाम क्या है? एडिशनल कंसिडरेशन। इस पर भी जीएसटी लगेगा। तो क्वेश्चन आएगा इसका टीओएस क्या बनेगा? इसका टीओएस तो ये रहा, इसका जिस दिन आपको ये पेमेंट मिलेगा वही टीओएस है। तो 10 लाख का टैक्स आपको 20 अगस्त को देना है, और इंटरेस्ट का जो टैक्स है जीएसटी लेना है, लेकर के गवर्नमेंट को देना है, उसका टीओएस ये है जिस दिन मिला है। इसका टैक्स बैंक कब तक देना है गवर्नमेंट को? कह रहा किसका? इसका। अब क्या इसका किसका? इसका। बताओ जी, इसका कब तक देना है? 20 जनवरी तक। जिस महीने में टीओएस, अगले महीने की 20 तारीख। इसका क्या नाम है? एडिशनल कंसिडरेशन। मान लो इंटरेस्ट नहीं, मैंने कहा जी मैंने तो पेनल्टी लिया, कौन से, तो एक ही बात है। मैंने कहा नहीं मैंने लेट फी लिया है, वो से एक ही बात है। कुछ भी लिया आपने सप्लाई के कनेक्शन में, ये जीएसटी से पहले ऐसा कभी नहीं था। इस पर कैसे लगेगा टैक्स? इस पर भी लगा दिया। इसका नाम क्या है? एडिशनल कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन गुड्स में भी है, सर्विसेज में भी है। मैंने गुड्स में रीड करवाया, अभी सेम रीड करवा दूंगा सर्विसेज में। पहले गुड्स में रीड कर लो। रिपीट करना है कि समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो रिपीट करने पे भी नहीं आएगा। देखो 10 लाख का सामान बेचा, 2 लाख का जीएसटी, ये तो बात खत्म हो गई।
अगर हम पेमेंट बाद में लेते हैं और पेमेंट लेट होने की वजह से कोई इंटरेस्ट लेते हैं या पेनल्टी या लेट फी, उसको भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। यानी सामान आपने 10 लाख 20,000 के ऊपर भी जीएसटी लो लेके देना पड़ेगा। तो इसका टीओएस क्या बनेगा? क्या इसका टीओएस यही रहेगा? नो, जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा ये इसका टीओएस बनेगा। करेक्ट? रिपीट करूं? एनीवन एल्स? रिपीट करूं? मतलब सीधी बात है, कोई इंटरेस्ट है, लेट फी है भाई, उसके ऊपर भी जीएसटी लेना है, और जिस दिन वो मिलेगा एक्चुअल रिसीव होगा वही टीओएस है। ठीक है, बोलो डाउट। हाँ जी, किसका कैसे बनेगा? जैसे ये बनाया वैसे ये बना दो, अलग से इनवॉइस बना दो, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, एक्स्ट्रा इनवॉइस बना दो, 20,000 बीइंग इंटरेस्ट कनेक्टेड विद इनवॉइस नंबर सच एंड सच, इंटर जीएसटी चार्ज कर लो। ठीक है, एक इनवॉइस और बना दो, उसको डेबिट नोट भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोलते हैं, यानी उस इनवॉइस का रेफरेंस देके इनवॉइस बनेगी, दैट कॉल्ड डेबिट नोट। डेबिट नोट बन जाएगा, वो अभी आएगा आगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बात करेंगे अभी। इनवॉइस ऐसे बनती है, बना देंगे। और बोलिए डाउट। सेम क्वेश्चन सर्विसेज में है, वहाँ से भी रीड करवा देता हूँ, सेम है, एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन 5, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 60 के टॉप पे। ठीक है, रीड कर लो, सेम ही है जो उसमें लिखा हुआ, लिखा एग्जैक्टली सेम है। रीड कर लीजिएगा, फिर यहां तक डाउट पूछ लेना जिसको। सेम है, एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम है, रीड कर लो। डाउट बोलिए, डाउट। जयंत डाउट यहां तक कोई नहीं है, सारे खत्म। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, पेज नंबर 57, क्वेश्चन 3, ये भी दोनों में आएगा, गुड्स में देख के फिर इस पे आएंगे। एक्सप्लेन टीओएस, सप्लाई ऑफ वाउचर ऑफ गुड्स, यानी वाउचर के केस में टीओएस। वाउचर मतलब क्या? इन केस सप्लाई वाउचर्स बाय सप्लायर टाइम सप्लाई शैल बी रेट ऑफ वाउचर सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट दैट टाइम पॉइंट, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन अदर केसेस। वाउचर क्या होता है? 2(118). वाउचर मीन्स इंस्ट्रूमेंट where there is an obligation to accept it as consideration for supply goods and further identities of their potential supplies including the terms condition of such instrument will be indicated। इतना एक बार रीड कर लो, एग्जांपल लेते हैं। देखो अब इसका मीनिंग, फ्रेंड का बर्थडे है, फ्रेंड का बर्थडे, 5,000 तक का गिफ्ट देना हमने डिसाइड किया है। बताओ गिफ्ट में क्या दे? सोचो, ये सबसे मुश्किल काम होता है और आप इसे जानते हो। रिस्क क्या है कि जो हम लेके आए वो दूसरा फ्रेंड ले आया, वो तीसरा फ्रेंड ले आया, चौथा फ्रेंड ले आया, बाद में बर्थडे के बाद देखा अरे सारे वही ले आए, कितना मूड खराब होता है देखो। फिर दोबारा पैक करके रखो, किसी और के बर्थडे पे वही पास ऑन कर देंगे। होता नहीं होता ऐसा? तो बेटर है फ्रेंड को ऐसी चीज़ दो जो उसे पसंद हो और जो उसके पास ना हो और जो इन जनरल कोई और ना दे। तो कैसे पता लगेगा भाई? तो मैं गया आर्चीज गैलरी में, किसी भी शॉप पर, मैंने कहा भाई 5,000 का ना कूपन दे दो, वाउचर, और पेमेंट ले लो। मैंने वाउचर ला के गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा भाई ये वाउचर लेके उस दुकान पे चले जाना, जो तुझे पसंद हो ले लेना, जो तुझे बाकी फ्रेंड सामान देंगे वो छोड़ देना, कोई और सामान ले लेना। क्या ये अच्छी टेक्निक है कि नहीं है ना? आप में से किसी ने कभी अडॉप्ट की? करके देखो, अच्छी टेक्निक है। एक तो उससे जीएसटी समझ में आ जाएगा।
तो अब ये बताइए, उस दुकान के अंदर 10 अलग अलग टाइप के सामान हैं, किसी का जीएसटी रेट 12, किसी का 18, किसी का 6। तो इस 5,000 पे कौन सा जीएसटी का रेट लगाएं? उस दुकान के अंदर बहुत सारे सामान हैं, सामान मेरा फ्रेंड कौन सा लेगा मुझे क्या पता। तो 5,000 दे रहा हूँ तो गौर से हमारा टैक्स भी ले लेना भाई। तो टैक्स का बताइए क्या रेट लगाएं? कौन सा? हाईएस्ट। क्यों ऐसा हमने क्या कर दिया? हाईएस्ट लगाओ। तो गवर्नमेंट सेज अभी ना लगाओ, अभी ना लगाओ, 5,000 रुपये ले लो, अपने इसको फ्रेंड को दे देगा। ये फ्रेंड 2 महीने बाद आया, कोई भी डेट लिख देता हूँ 10 नवंबर को। अब ये जो सामान मांगेगा उसका रेट लगा लो, यानी रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वोचर। जब इसका रिडम्पशन होगा तब सामान पता लगेगा, तब टैक्स लगा लेना। इसका टीओएस तब बनेगा जब ये इस वोचर को रिडीम किया जाएगा, वो टीओएस होगा और वो रेट लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया, दुकानदार को बोल दिया भी सामान तो हम यही लेंगे। लाइफस्टाइल पे गया, मैंने कहा शर्ट देनी मेरे फ्रेंड को शर्ट ही है, कलर वो बताएगा, कलर मेरा नहीं कलर उसका है, देनी शर्ट है। तो उससे अब तो पता लग गया ना शर्ट है, अभी लगा दो जीएसटी, टीओएस इसका अभी है। अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो फिर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वोचर इज द टीओएस, द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वोचर इज द टीओएस। और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है देन टीओएस विल बी द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वोचर। लिखा हुआ रीड कर लो, रिपीट मैं अभी कर दूंगा, अगर किसी को रिपीट करवाना तो एक बार रीड कर लो। देखिए एग्जैक्ट केस 1 जुलाई 23, वन पर्सन वेंट टू ए शॉप। उसने शॉपकीपर को कहा 5,000 का कूपन दे दो और ये बता दिया इस कूपन के अगेंस्ट शर्ट ही देनी है मेरे फ्रेंड को, कुछ नहीं देना, कुछ और मांगे नहीं देना, बस कलर वो बताएगा और साइज वो बताएगा। तो क्या ये सप्लाई आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है? है। टीओएस क्या है? ये रहा। इसका रेट है मान लो 10%, 10% लग जाएगा। अब आप बताओ 10% 5,000 के ऊपर लगेगा या 5,000 में 10% है? मतलब ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है? देखो ये हमारी चॉइस है, हम कहीं भी तू इसके ऊपर जीएसटी मुझसे अलग से ले ले, वो अलग से ले लेगा 10%, 500 रुपये। हम कहीं जीएसटी बीच में ही है तो कैलकुलेशन क्या होती है? 5,000 डिवाइड बाय 110, 10% का रेट है, इंटू करेंगे 100, ये शॉपकीपर का अमाउंट है, 5,000 डिवाइड बाय 110 इंटू करेंगे 10, ये जीएसटी का अमाउंट है। जब इंक्लूसिव माना जाता है तो जो भी टैक्स का रेट है वो जोड़ दो 100 में, यानी 100 शॉपकीपर का अमाउंट, 10% जीएसटी गवर्नमेंट का, दोनों का मिला के 5,000 है। तो शॉपकीपर का कितना है वो रहा, और दुकानदार का गवर्नमेंट का कितना है ये रहा। अगर वो कहता है इंक्लूसिव है, इसी में है भाई जीएसटी, वो कह रहा नहीं एक्स्ट्रा ले लो तो 5,000 के ऊपर ले लो, 5,000 के ऊपर ले लो, एक्सक्लूसिव है, 5,000 में जुड़ा इंक्लूसिव है। मुझे तो आपकी चॉइस है, हमें क्या पता आपको इंक्लूसिव करवाना है कि एक्सक्लूसिव करवाना है। और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल ही नहीं है, 5,000 का वोचर है, जब फ्रेंड लेने आएगा तो क्या माना जाएगा? 5,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो कैलकुलेशन वो कर देंगे। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पर्सन, जैसे मान लो एक पर्सन के एक शॉप पे आप सामान खरीदने गए, उसने कहा जी कितने का है, आपने पूछा कितने का है, उसने कहा 10,000 का, तो आप पूछो जीएसटी, उसने कहा इंक्लूसिव है, यानी आपको अलग से जीएसटी नहीं देना। वो कैलकुलेशन क्या करेगा? 10,000 डिवाइड बाय जो भी रेट है 100+ वो रेट करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेगा। उसने कहा एक्सक्लूसिव है तो जीएसटी अभी इसके ऊपर आपको देना है। तो कोई ऐसे लेता है, कोई ऐसे लेता है। जब ऊपर लेंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर ओड फिगर भी आ सकती है। इंक्लूसिव में बढ़िया 10,000 दो, आप जाओ, बाद में अपने आप हिसाब करता रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इंक्लूसिव है 10,000 रुपया और रेट है मान लो 18%, तो डिवाइड होगा 118 से इंटू 100, ये शॉपकीपर का, 10,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 18, ये होगा जीएसटी गवर्नमेंट का। ये इंक्लूसिव का कैलकुलेशन है।
वैसे इंक्लूसिव का कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये कोई सिलेबस वाली बात नहीं है, तो छोटी सी बात ऐसी ही है, सिंपल सी बात, रियल लाइफ में भी काम आएगा। कोई सामान किसी से लो तो आप पूछ लो भाई जीएसटी इंक्लूसिव कि एक्सक्लूसिव, अगर वो कह रहा है एक्सक्लूसिव तो मतलब 10,000 के ऊपर देना पड़ेगा, और इंक्लूसिव तो बीच में ही है। तो कोई शॉपकीपर इंक्लूसिव बोलता है, कोई एक्सक्लूसिव बोलता है, सबका अलग अलग वो है। तो बात समझ में आ जाएगी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में क्या फ़र्क है। ठीक है, और आप डाउट पूछ लो और दोबारा रीड कर लो। डाउट बोलिए। हमने कहा हमारी फीस 10,000, आपने कहा सर इंक्लूसिव के एक्सक्लूसिव, मैंने कहा एक्सक्लूसिव, इसका मतलब 18% अभी आपको और देना है। मैंने कहा इंक्लूसिव, बात खत्म। तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा, 118 इंटू 100, ये हमारा शेयर, इनवाइस में ये अमाउंट लिखूँगा जो हमारा होगा, और 10,000 118 इंटू 18 ये जीएसटी का अमाउंट लिख देंगे, 9 CGST 9 SGST टोटल करके इनवाइस दे देंगे। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पूरी मार्केट में सबका अलग दौर से, हमें कोई मतलब नहीं, आपको जैसे करना कर लो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव। अब आप जहाँ भी पेमेंट करो आप चेक करके देखना, कहीं इंक्लूसिव मिलेगा कहीं एक्सक्लूसिव मिलेगा। जिसको डाउट है कुछ, ठीक है, और रीड कर लो एक बार और, कोई जल्दी नहीं, आराम से चेक कर लो। वॉचर के केस में TOS क्या होगा, जिस दिन हमें पेमेंट, जिस दिन ये इश्यू होगा अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, और जिस दिन ये रिडीम होगा और सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है। एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन 1, एग्जांपल 1, ABC Limited sells food coupons to a company which gives these to the employees as part of the agreed purchase. The coupon can be redeemed for purchase of any item of food, other goods. अब देखो इसमें लिखा तो है नहीं कौन सा फूड, तो आइडेंटिफिएबल नहीं है। ये तो जब बंदा लेके जाएगा वोचर, फिर जब वो बताएगा बर्गर दे दो तो बर्गर का रेट, पिज़्ज़ा दे दो पिज़्ज़ा का रेट, मोमोज दे दो तो मोमोज का रेट, जो खाएगा उसका रेट, कोल्ड ड्रिंक मांगी उसका रेट। एज द स्पाइंग विच कूपन विल रिडीम इज नॉट नोन, पता ही नहीं, जीएसटी कैसे लगाए। द टाइम सप्लाई कूपन शेल बी द डेट ऑन विच इट इज़ रिडीम, जिस दिन रिडीम करेगा। एग्जाम्पल 2, विद ईच परचेज ऑफ लार्ज पिज़्ज़ा, क्रिसमस वीक, डोमिनो पिज़्ज़ा, वन कैन बाई वोचर 20 विच बी रिडीमेबल टिल 5th January फॉर स्मॉल पिज़्ज़ा। अब ये कन्फर्म है, इस वोचर का स्मॉल पिज़्ज़ा ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो फिर अभी बन जाएगा इसका TOS जैसे इशू होगा, बस रीड कर लो। गुड्स में भी यही है, सर्विस में भी यही है, दोनों में सेम है। डाउट आप पूछ सकते हो, एक बार रीड कर लो। एक डाउट आप भी तो पूछ रहे थे ब्रेक में, पूछो, आओ। हो गया क्लियर? नहीं, सारे बच्चों को सुनाई देगा तो डाउट तभी तो डिस्कस होगा ना, मुझे थोड़ा सुनना है, बच्चों को पता लगे। जो तेरी मेरी बात चलती रहेगी सारे बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे क्या चल रहा है। आराम से आओ, डाउट है तो कॉन्फिडेंस रखो डाउट पूछने का। डर क्यों रहे हो तुम, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा डाउट है, डरने वाली क्या बात है? सर जैसे LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, पर उसको फिर भी इनकम टैक्स की डिमांड मिली है 3500 करोड़ की, तो गवर्नमेंट कंपनी में कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे LIC गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, पर उसको अभी रिसेंटली इनकम टैक्स की तरफ से 3500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस इशू हुआ है, तो वो कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, चलो है मान लिया, तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कंपनी होता है कि गवर्नमेंट कंपनी। तो कंपनी ने इनकम टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उससे मांगा है। कह रहे कैसे मांगा है, क्यों कंपनी से टैक्स नहीं मांग सकते? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब गवर्नमेंट थोड़ा होता है, गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी ने टैक्स नहीं दिया। कह रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स मांग लिया, ना मांगे बस फिर मांगेंगे, बैठो आप। वो गवर्नमेंट थोड़ा है, गवर्नमेंट कंपनी इज कंपनी, तो कंपनी से टैक्स लेना ही लेना है, बनता है देना पड़ेगा। तो तुम्हें किसने बताया गवर्नमेंट कंपनी को टैक्स नहीं देना होता? देना होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी सबको देना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ उसको नहीं देना। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद को कैसे देगी? मैं पैसा खुद को ही दिए जा रहा हूँ, जेब से निकाल के इसमें डाले जा रहा हूँ, पेमेंट मेड बाय मी टू माई सेल्फ, वो तो ऐसे हो जाएगा।
बाकी कंपनियों सबको देना है। मेट्रो है, मेट्रो भी तो गवर्नमेंट कंपनी है, मेट्रो को भी टैक्स देना है, सबको देना है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऑल गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं देगी क्योंकि ऑल गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं देगी कि खुद ही अपने आप को दे रही है, क्या मतलब की मीनिंग है। तो सारी गवर्नमेंट्स को टैक्स एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो देना पड़ेगा। किसी गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के लिए काम करना, ना कि बिजनेस करना। मान लो आम आदमी, मान लो दिल्ली गवर्नमेंट दुकान खोल ले नीचे छोले भटूरे की और 50-50 रुपये प्लेट बेच रही है, तो देना पड़ेगा। तो उनका काम नहीं है ना बिजनेस करना। गवर्नमेंट बिजनेस करेगी तो बेचारे छोले भटूरे वाले क्या करेंगे। बोलो डाउट और। आइए पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 8 रीड करके देखो, सेम लिखा है, जो उसमें था वो इसमें है। पेज 60 क्वेश्चन नंबर 8 सेम पार्ट, उधर भी वॉचर इधर भी वॉचर। देखो डाउट से यहाँ तक, इधर अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा करवाऊँ, छोटा सा हो जो समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 59। ये दोनों थोड़े से ना कंफ्यूजिंग से हैं, इसलिए मैं डर रहा था करवाने से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो ना और लास्ट में करवा दो तो मुसीबत मोल लेने वाली बात होती है। बच्चे पीछा नहीं छोड़ते वहाँ तक, सर ये कैसे, सर वो कैसे, वो कैसे। इसलिए मैं कन्फ्यूजन वाला लास्ट मिनट करवाते हुए डरता हूँ। कन्फ्यूजन वाला सबसे पहले पूछ ही जाओ जिसको जो पूछना है, तो कल ही करवा दूँगा मैं, ठीक है। तो मैं कल की क्लास आपकी वही जैसे लास्ट संडे किया था। ओके।